पेन पेपर लेके रखना। बीच बीच में मैं कुछ कुछ बताता रहूंगा कि ये चीज गूगल सर्च करनी है, ये चीज नोट करना है। तो एक बार है ना उस कॉन्टेक्स्ट में नोट करते रहना, चाहे तो मैगजीन के ऊपर ही, जिसके पास हार्ड कॉपी है वो मैगजीन के ऊपर ही नोट करते रहना। और जो पीडीएफ से देख रहे हैं वो पेपर में नोट कर लो, यार जैसे भी करना है ना, मतलब वो अगले क्लास के लिए होमवर्क रहेगा, है ना। आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट मतलब आज वेडनेसडे है, परसों फ्राइडे को हम लोग सेकंड क्लास रखेंगे इसकी। तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर दृष्टि, करंट अफेयर्स दृष्टि ईयरली कंपाइलेशन, सितंबर सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स का कंप्लीट कवरेज है इस मैगजीन में। जो भी इंपॉर्टेंट बड़े बड़े मुद्दे हैं वो यहाँ से हमारा सीक्वेंशली कवर होगा, डिवाइडेड इन वेरियस सेक्शंस। सेक्शंस क्या क्या है इसमें एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं ना मैगजीन का। एक तो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, वन लाइनर वाली चीजें, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं इसमें डिटेल में, और वो पॉइंट्स टू रिमेंबर में एज ए वन लाइनर फैक्ट दिया हुआ है, तो वो कंटेक्स्ट अभी समझ में नहीं आएगा पहले अगर हम लोग पढ़ें। बट जब पूरा मैगजीन कवर कर लेंगे देन विल कम बैक टू दिस पॉइंट टू रिमेंबर एंड देन विल कवर दिस ऑल्सो। सो डिवीजन ऐसा है कि इसमें सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स है ना, नेशनल करंट अफेयर्स 17 से 53। तो नेशनल करंट अफेयर्स में भी पॉलिटिकल नेशनल अफेयर्स का एक सेक्शन है, फिर नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव का एक सेक्शन है, फिर नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स का एक सेक्शन है, फिर रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, है ना। तो ये नेशनल वाला पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। देन कम्स इंटरनेशनल वाला पार्ट, है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस, समिट, कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंपॉर्टेंट रही हैं लास्ट के एक साल में, फिर रिपोर्ट एंड इंडिसेस है, फिर इंटरनेशनल इवेंट्स है। ठीक है। सिमिलरली फिर इकोनॉमी को भी डिवीजन है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक। फिर फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के इवेंट्स हैं वो है। रिपोर्ट और इंडिसेस इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी है वो ये कवर्ड कर रहा है। देन कम्स मिसलेनियस पार्ट, है ना, मिसलेनियस पार्ट जो इकोनॉमी से रिलेटेड है वो है। और इसमें बजट भी कवर्ड है ना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये भी कवर्ड है। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो भी मेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इवेंट्स हैं वो सारे कवर्ड है। फिर इन्वायरमेंट कवर्ड है। तो सारे सेक्शंस सब्जेक्ट वाइज इसमें कवर कर रखे हैं। यूपी करंट अफेयर्स है, बिहार करंट अफेयर्स है। ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, बट जो भी मिसिंग चीजें हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो हम लोग यहाँ से भी कवर कर लेंगे। और आगे आने वाले और भी मैगजीन्स हैं उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी बिहार करंट अफेयर्स की वो भी कवर कर लेंगे। एक शॉर्ट न्यूज वाला सेक्शन है, स्पोर्ट्स न्यूज का सेक्शन है। ठीक है। सो ओवरऑल एवरीथिंग, एवरी मेजर थिंग विल बी कवर्ड हियर। इसके बाद जो भी बचता है मिसलेनियस चीजें, है ना, हर सेक्शन में कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, जरूरी नहीं है कि हर चीज इस मैगजीन में मिल जाए। तो जो भी चीज बचा रहेगा, हमने जीके टुडे ऑलरेडी कवर कर ही लिया है, सबने नोट्स बना लिया होगा अभी तक, जनवरी से लेकर सितंबर तक का। अक्टूबर का मैगजीन जैसे ही आता है वैसे वी विल कवर दैट ऑल्सो। सो जीके टुडे कवर्ड है, दृष्टि विल कवर। इसके अलावा जो भी चीजें बचेंगी विल कवर इन द अपकमिंग सेशंस, है ना। ठीक है। इसके बाद इस मैगजीन के बाद जो भी एडिशनल वन लाइनर फैक्ट्स या इस टाइप की न्यूज रहेगी वी विल कवर दोज थिंग्स आल्सो फ्रॉम डिफरेंट मैगजीन। तो उसमें मैगजीन नहीं पढ़ाऊंगा मैं सिंपल न्यूज आइटम्स पिक करके जो भी एडिशनल चीजें हैं वो उनका क्लास अलग से ले लूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द नेशनल पार्ट। ठीक है। सबसे पहला सबसे पहला न्यूज आइटम है सेमिकॉन इंडिया। ठीक है। सेमिकॉन इंडिया, अब इसमें प्रीलिम्स के लायक कुछ भी फैक्ट नहीं है ना, मतलब दिस इज नॉट अ प्रीलिम्स क्वेश्चन बट स्टिल दिस इज अ वेरी बिग कॉन्फ्रेंस। ठीक है। सो वी नीड टू रिमेंबर फ्यू बेसिक फैक्ट्स, है ना। साइंस एंड टेक से रिलेशन भी क्या है मैं बताता हूँ अभी, है ना। तो बेसिकली न्यूज क्या है कि सेमिकॉन इंडिया करके एक कॉन्फ्रेंस हुई है ना। और कहाँ हुई है? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसका पर्पस क्या है? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर वर्ड याद रखेंगे ना कि सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा न्यूज में है। हमको सेमीकंडक्टर के बेसिक्स जो हमने एनसीईआरटीज में पढ़े हैं साइंस वाली में, कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं सेमीकंडक्टर में, डोपिंग क्या होती है ना, ऐसे बेसिक चीजें हम एक बार वापस से रिवाइज करेंगे अपने एनसीईआरटी से, या बेसिक जो भी साइंस एंड टेक वाला पार्ट है वहां से, साइंस वाला पार्ट है वहां से। सो बेसिकली इसका एम क्या है? मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। तो सेमीकंडक्टर्स का एक लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, है ना। सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हो कि
आप जो भी डिवाइसेस यूज करते हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस यूज कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन्स हो गया या टीवी हो गया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हैं, इवन द मिलिट्री पार्ट ऑल्सो, है ना, जो मिलिट्री के जो कंपोनेंट्स होते हैं, सारी चीजों में सेमीकंडक्टर्स का यूज है। ठीक है, तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स को क्या कहा जा रहा है? सेमीकंडक्टर्स को न्यू ऑयल, है ना, न्यू ऑयल कहा जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन के सिग्निफिकेंस में भी अगर देखें तो यहां पर क्या है, यूएसए ने क्या किया है, नया चिप्स एक्ट पास किया था 2022 में, है ना। चिप्स एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इनोवेशन फंड इसमें क्रिएट किया, है ना, इस चिप्स एक्ट में, क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स। सो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो सेमीकंडक्टर राइवलरी चल रही है ना। चाइना, हमको पता है कि इट्स अ ग्लोबल लीडर इन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। सबको पता है कि जो भी हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जो भी मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो भी मोबाइल फोन की कंपनीज हैं, मैक्सिमम ऑल ऑफ देम आर बेस्ड इन चाइना, और सबका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट चाइना में होता है ना, चाइना मेड होता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हर सिक्योरिटी एंगल या जो भी चीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हर चीज में चाइना का इन्फ्लुएंस है, और दिस इज अ वेरी बिग सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, फॉर यूएसए स्पेशली, है ना, जो ग्लोबल पावर्स हैं, यूएसए और चाइना, इन दोनों के बीच में राइवलरी चल रही है। तो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर जो चल रहा है इन दोनों के बीच में, या टेक्नोलॉजिकल राइवलरी जो चल रही है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इन इन दैट कंटेक्स्ट दिस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक चीज में सेमीकंडक्टर है, हर एक चीज में सेमीकंडक्टर है, जहां आप सोच सकते हो वहां सेमीकंडक्टर है, चिप्स है ना, माइक्रो चिप्स। सो आप किसी भी चीज को हैक कर सकते हो, है ना। इवन चाइना पे एलिगेशन ये भी लगता है कि चाइना ने यूएस का इलेक्शन 2015 वाला हैक किया था। ठीक है, सो वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के अभी प्लांट्स भी इनॉग्रेट हुए हैं, दो गुजरात में और एक आसाम में। ठीक है, वो भी आएगा न्यूज में। ठीक है, इसी महीने हुआ है, सितंबर में, सितंबर या अक्टूबर में। सो यहां पर क्या कह रहा है कि इट इज द लार्जेस्ट सिंगल इवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन एशिया। तो ये जो इवेंट हुआ है ना, सेमिकॉन इंडिया, दिस इज द लार्जेस्ट इवेंट इन साउथ एशिया। साउथ एशिया की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, सबको पता होना चाहिए, है ना, कि साउथ एशिया की कंट्रीज कौन कौन सी है? इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, और ये जो भी है अपने बाउंड्री कंट्रीज जो भी हैं, सारे क्या है? साउथ एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इन कंट्रीज में सबसे बड़ा या सबसे लार्जेस्ट इवेंट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी न्यूज है, बिकॉज दिस इज अभी भी न्यूज में चल रहा है ये, कि जो इंडिया में सेमीकंडक्टर का एक प्लांट बनने वाला है ना, वो इसराइल बेस्ड कंपनी और अदानी ग्रुप के बीच में एक जॉइंट वेंचर है ना। इसराइल की एक कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर। तो आप देख लो कि इसराइल भी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टेक्नोलॉजी, इसराइल इज ऑलवेज फेमस फॉर टेक्नोलॉजी। सो इसराइल की एक कंपनी है, और अदानी ग्रुप जो है इंडिया में, वो महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर रहे थे चिप मैन्युफैक्चरिंग का, जिसको अभी अप्रूवल नहीं मिला है। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कंटेक्स्ट समझा रहा हूँ सिर्फ कि क्या चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में, और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो क्या क्या हो रहे हैं। रिसेंटली इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो प्रोग्राम है ना, इस सेमीकंडक्टर मिशन वाला जो प्रोग्राम है, इसमें बेसिकली है क्या क्या, इट्स अ 76,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा कंपनीज को जो सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करेंगी। डिस्प्ले डिस्प्ले जो हम देख रहे हैं ना, जो स्क्रीन होती है, वो डिस्प्ले की मैन्युफैक्चरिंग, और जो डिजाइन होता है, पूरा जो चिप का डिजाइन होता है, उससे रिलेटेड अगर आप कोई कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हो इंडिया में, है ना, तो आपको उसमें क्या मिलेगा? फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली बात क्या की सिग्निफिकेंस की, इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ डिजाइनिंग सेमीकंडक्टर इज 20%। जो अभी ग्लोबल लेवल पे हम देखें, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? दैट इज अराउंड 20%, और जो बढ़ रहा है ना। ऑब्वियसली इंडिया क्या बनना चाह रहा है? इंडिया लीडर बनना चाह रहा है इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पे आज कैप्चर करके रखेगा, है ना, या जो इस पे एक्सपेंशन करेगा, या जो मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पे फोकस करेगा, दैट विल बी अ सुपर पावर, या दैट विल बी मोर पावरफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ
हार्ड पावर ऑल्सो, है ना, हार्ड पावर मतलब मिलिट्री पावर ऑल्सो, हर चीज, चाहे इसरो कोई भी मिशन लॉन्च कर रहा हो, यू हैव सेमीकंडक्टर्स, हर चीज का पैनल्स रहते हैं ना, यू सी एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही है, सेमीकंडक्टर्स, है ना, हर चीज में सेमीकंडक्टर है। सो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू पुश टुवर्ड्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो अभी 20% हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल लेवल पे, और जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है ना, दैट दैट इज वाई वी आर लॉन्चिंग दिस सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन। बेसिकली यहां पर और क्या बात की गई कि इतने सारे जॉब्स क्रिएट करेगा ये, ठीक है। द फॉलोइंग स्कीम्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। सो इसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोग्राम से, ये जानना जरूरी नहीं है, बस समझ लो एक बार, है ना, कि सेमीकंडक्टर फैब, फैब मतलब क्या होता है, फैब्रिकेशन, ठीक है, फैब्रिकेशन, ठीक। अब सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का मैं दिखा देता हूँ ना, एक इमेज दिखा देता हूँ सेमीकंडक्टर। ठीक है, कुछ इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है, और जो ये फैब्रिकेशन वाला पार्ट है ना, दिस दिस ये पूरा चिप सेट है ना, जो भी आप मोबाइल में भी देखते हो चिप, तो वो फैब्रिकेशन होता है ना। तो दिस इज लाइक फैब्रिकेशन यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए भी गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है। ओके, सो फैब्रिकेशन और डिस्प्ले फैब्स, है ना। सो इस चीज के लिए आपको इंसेंटिव मिलेगा। सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनीज के लिए इंसेंटिव मिलेगा। नाम याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस है, समझ में आ जाएगा। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर्स जो बनाएंगी कंपनीज, है ना, फॉर देम ऑल्सो देयर विल बी इंसेंटिव्स। सेमीकंडक्टर लैबोरेटरीज बनाएंगी, है ना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सो कुल मिला के ये सारी चीजें इस प्रोग्राम के तहत है। तो इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना, समझ लिया एक बार तो कुछ भी याद नहीं रखना इसमें से, हमको कुछ याद नहीं रखना, हमको सिर्फ बेसिक्स समझना है कि सेमीकंडक्टर है क्या। आपने सबने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, कंडक्टर्स वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, है ना। नहीं पढ़ा है तो वापस से एक बार रिवाइज करेंगे, ये नोट कर लो कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या है, डोपिंग क्या होती है, जस्ट नोट इट डाउन कि सेमीकंडक्टर्स, यू हैव टू रिवाइज व्हाट इज डोपिंग। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है, जर्मेनियम क्या होता है ना, लिथियम ट्रायंगल क्या है ना, लिथियम ट्रायंगल क्या है ना, ये सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब कहाँ पर, किस कंट्रीज में पाया जाता है। जस्ट ट्राई टू गूगल दीज थिंग्स, है ना, आई विल शो यू ऑल्सो, मे बी अगले क्लास में हम लोग जब डिस्कस करेंगे इसको, देन विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। अब ये यूएस का चिप्स एक्ट वाला मैंने बता दिया था, कंटेक्स्ट क्या है कि जैसे इंडिया में हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, है ना, तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा इंक्रीज हो, है ना। हमने पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी, ताकि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकें इन द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जो यूएस और चाइना के बीच राइवलरी हो रही है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इसका एक बेसिक सा कंटेक्स्ट क्या है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, है ना, आपने जब 11th की इकोनॉमी वाली बुक पढ़ी होगी तो उसमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, इनको, इनका क्या कहना था कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें हैं, है ना, इसको हम शिफ्ट कहाँ कर सकते हैं, टू दिस साउथ एशियन कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है, जो इंडिया बांग्लादेश इस तरह की कंट्रीज हैं, या चाइना हो गया, ताइवान हो गया, इन जगह पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और जो डिजाइन वाला पार्ट है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है, वो हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है। सो कोई भी टेक्नोलॉजी होती है तो हमेशा कोई कंट्री क्या चाहेगी कि हमारी चीजें लीक ना हो, है ना। एक प्राइवेसी होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ना। तो वो कंट्रीज क्या कर रही थी उस समय जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, या जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, उनका कहना था कि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो हमारे पास रहेगा। तो जो भी आप मेजर कंपनीज देखोगे, वो सारी यूएस में है, या तो चाइना में है, या ताइवान में है, सेमीकंडक्टर के रिलेशन में। अदर अदर सेक्टर्स में देखें तो भी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट अपने पास ही रखती हैं। वो बोलेंगे कि हम आपको सारी चीजें करके देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट आपको सिर्फ मैन्युफैक्चर करना है। और ये मैन्युफैक्चर उन्होंने शिफ्ट किया टुवर्ड्स साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग और लेबर कॉस्ट वहां पर कम था, ठीक है। तो चाइना में उस समय क्या था, चाइना में लेबर कॉस्ट कम था, तो सारी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज वहां शिफ्ट की गई, ताकि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कम आए, उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ 30-40 साल, चाइना इमर्ज कर गया क्या, एज अ मेजर सुपर पावर।
अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा है, पूरा सप्लाई चेन उसने कैप्चर कर रखा है ना। अब वो धमकाता है, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, वो जैसे हुवई का केस सुना होगा, हुवई हुवई नाम की एक कंपनी है। ये जो हमारे टेलीकॉम्स में जो टावर्स लगते हैं, या जो कंपोनेंट्स लगते हैं, या जो आप वाईफाई का इंटरनेट देखते हो उसमें जो भी बॉक्स लगती हैं, ये सारी चीजें कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? सब चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आ रही। आप सोचो कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ना। अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, भारत सरकार कुछ भी कर रही है, उसमें चाइना का कंपोनेंट है। अब कहीं पर भी उस चीज में सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है, ठीक है। तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू हो गया फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएसए ने 2022 में क्या क्या ये लेके आया, ये लोग कौन सा एक्ट लेके आए? चिप्स एक्ट, क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स एंड साइंस एक्ट, है ना, इज इंटेंडेड टू ल्योर माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग बैक टू यूएस। तो ये क्या कर रहे हैं? इस एक्ट के थ्रू उन्होंने बोला कि हम यूएस में ही इंसेंटिव्स देंगे। जैसे हम पीएलआई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, बहुत इंसेंटिव्स दे रहे हैं कंपनी को कि नहीं आप वापस से आइए और इंडिया में मैन्युफैक्चर करिए। सिमिलरली यूएस ये काम कर रहा है कि अब आप चाइना में चले गए थे, अब आप वापस आइए यहां पर, या यहां पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप स्टार्ट करिए। तो चाइना इज सॉरी यूएसए इज सपोर्टिंग दीज कंपनीज या अदर कंट्रीज ऑल्सो इन इंक्रीजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, है ना। सो दिस इज द चिप एक्ट। अभी रिसेंटली क्या हुआ, सितंबर में इंडिया के साथ इन्होंने न्यू पार्टनरशिप अनाउंस की है टू एक्सप्लोर सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो इंडिया के साथ यूएसए ने, अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे हमारे, अभी रिसेंटली गए थे ना सितंबर में, यूनाइटेड नेशंस की समिट थी, यूएनजीए की। तो उस समय ये पर्टिकुलर सप्लाई चेन से रिलेटेड सेमीकंडक्टर में एक एग्रीमेंट साइन हुआ अंडर दिस चिप्स एक्ट, ठीक है। सो दिस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यहां से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट नो कि सेमीकंडक्टर का बेसिक क्या होता है ना, फंडामेंटल चीजें क्या होती हैं, दैट्स इट। सो एक बार कैजुअली इसको रीड कर लेंगे, और इसमें से कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार समझा दिया है, जस्ट हाईलाइट भी कर दिया है इंपॉर्टेंट चीजें। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। सेकंड न्यूज इज कैबिनेट अप्रूव्स 7 स्कीम्स टू इंप्रूव फार्मर्स लाइफ। कैबिनेट की मीटिंग हुई थी सितंबर में, उन्होंने 5-7 स्कीम्स लॉन्च किए हैं जो पर्टिकुलरली इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। इसमें क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड है, क्लाइमेट रेजिलियंस से रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड है ना, और डिजिटाइजेशन को प्रमोट करेगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में। सो दीज आर द कोर एम्स, और या ये सेंट्रिक हैं दीज पर्टिकुलर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। सो इसमें जो 7 स्कीम्स हैं उनमें से सबसे पहला क्या था? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। सो एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन कैसे किया जाए, और फार्मर्स की लाइफ कैसे इंप्रूव की जाए, या ओवरऑल एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, उस पे फोकस है इस डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन का। सो लास्ट सेशन में जो बहुत लोग एब्सेंट थे, इसका बेसिकली जो आर्किटेक्चर है ना, उसको क्या कह रहे हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इसका जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर मतलब किसी एक स्ट्रक्चर पे बना होगा ना, ये जैसे यूपीआई है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आप मोबाइल से पेमेंट करते हो। सो उसका एक आर्किटेक्चर, एक ऐप है, कुछ कोड्स हैं, है ना, कुछ कोड्स हैं। उसी तरीके का ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, और इसके तहत टेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मर्स की लाइफ को इंप्रूव करेंगे। एक ब्रॉडर एम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का ये है। अभी हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे को एक बार वापस से देखते हैं। अभी इस मिशन का टोटल कॉस्ट कितना है? 2870 करोड़। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसकी जो मिशन के फाउंडेशनल पिलर्स हैं, है ना, ये जो मिशन है डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, इसके 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक तो है एग्रीकल्चरल स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो बेसिकली एग्रीकल्चरल स्टैक में क्या करेंगे? स्टैक मतलब समझ लो एक रजिस्टर है ना, एक जो रजिस्टर है, अपना कॉपी ले लो, अगर हार्ड कॉपी फॉर्म में देख रहे हो तो वो रजिस्टर है, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। सो डाटा का डिवीजन है बेसिकली। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उससे हम क्या डिराइव करते हैं? डाटा डिराइव करते हैं, और उस चीज को हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज कर दिए तो दैट इज कॉल्ड एज स्टैक, ठीक है। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टैक होगा, उसमें क्या होगा? फार्मर की रजिस्ट्री होगी, भाई कौन स्मॉल एंड मीडियम फार्मर, मार्जिनल फार्मर है ना, कितने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, उनके पास कितना लैंड है ना, कौन सा क्रॉप
वो उस पे सो करते हैं अपने लैंड पे, है ना, कौन सा क्या क्या उनका रिसोर्सेज है ना, क्या किस तरीके के उनकी इनकम है, हर चीज जो फार्मर से रिलेटेड है, इंडिविजुअल फार्मर से सबका डाटा कलेक्ट किया जाएगा और एक रजिस्टर बनाया जाएगा, तो उसको कह रहे हैं फार्मर्स रजिस्ट्री। दूसरा क्या है, विलेज लैंड मैप रजिस्ट्री। ठीक है, तो विलेज में जो लैंड्स हैं, है ना, उनका अभी कोई प्रॉपर डाटा एक जगह इकट्ठा ही नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट को कोई स्कीम बनानी हुई या कुछ पॉलिसी बनानी हुई तो उनके पास डाटा ही नहीं रहता है। ठीक है, सो एक जो हमारा स्वामित्व स्कीम है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके लैंड का सर्वे कर रहे हैं, ताकि जो लैंड का इशू है ना, उसका क्लियर कट डिमार्केशन कर दिया जाए, और उसकी जो ओनरशिप है, लैंड की जो ओनरशिप है, उसको भी रिजॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि अभी जो लैंड है वो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है ना। जो बिहार में अभी लैंड सर्वे भी चल रहा है ना, एवरीवन माइट हैव हर्ड दैट, कि बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है। सिमिलरली इंडिया के लेवल पे ये अपनी स्वामित्व स्कीम के थ्रू सारी मैपिंग हो रही है लैंड की। इस तरह से विलेज लेवल पे लैंड की मैपिंग की जा रही है, उसका भी एक रजिस्टर बनाया जाएगा, जो एक सेंट्रल लेवल पे वो डाटा मेंटेन किया जाएगा। क्रॉप जोन मैंने बताया कि ना, कौन से एरिया में कौन सा क्रॉप, कौन सा फार्मर कौन सा क्रॉप, है ना, कौन से रीजन में कौन सा क्रॉप। ठीक है, तो अगर हमको क्लाइमेट के हिसाब से नई पॉलिसी बनानी हुई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, या क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमको अगर क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज करने की जरूरत हुई ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि मिलेट्स उगाओ, है ना, बट मिलेट्स कैसे उगाए, पहले फार्मर की कंडीशन तो पता होनी चाहिए ना, वहां का क्लाइमेट पता होना चाहिए, वहां का सॉइल पता होना चाहिए, हर चीज पता होनी चाहिए, तभी तो पॉलिसी लेवल पे उस चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्रॉप सोन रजिस्ट्री, है ना, कि भाई अगर बिहार है, अगर यूपी है, अगर पंजाब है ना, तो यहाँ का सॉइल सॉइल कैसा है ना, सॉइल सॉइल हेल्थ कार्ड वाली स्कीम है, उससे सॉइल का डाटा लेंगे तो वो यहाँ पर उसकी भी रजिस्ट्री बन जाएगी। तो सॉइल का हेल्थ कैसा है ना, वहाँ कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है ना, क्लाइमेट के कारण उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो इस तरीके का डाटा जो है वो क्रॉप जोन रजिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। तो ये एग्रीकल्चरल स्टैक। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो कृषि में डिसीजन लेना है ना, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है। ठीक है, तो जियो स्पेशल डाटा देंगे, जो हमारा इसरो मॉनिटर करता है ना, क्लाइमेट वेदर से रिलेटेड डाटा, उस तरीके के डाटा का एक कंपाइलेशन होगा। ड्राउट फ्लड की मॉनिटरिंग होगी, है ना, जो ड्राउट सूखा आ रहा है, अभी जैसे ठंडी आएगी, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसकी वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, उस तरीके के डाटा को हम यहाँ पर रिले करेंगे टू द फार्मर्स। वेदर सैटेलाइट डाटा, ठीक है, ग्राउंड वाटर में क्या है, वहां का डाटा पूरे इंडिया में मैपिंग करके ग्राउंड वाटर कहाँ कमी हो रही है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ क्या है ना, उस हिसाब से भी क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड होगा। सो दिस पर्टिकुलर डाटा विल बी गिवन टू द फार्मर्स। मॉडलिंग फॉर क्रॉप ईल्ड एंड इंश्योरेंस, अगेन अब क्रॉप का फेलियर होता है ना, क्रॉप का फेलियर होता है तो इंश्योरेंस दिया जाता है ना, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं इंश्योरेंस की, उसके तहत हम क्या करते हैं, फार्मर्स को कंपनसेशन देते हैं। तो पहले हमको पता तो होना चाहिए ना कि क्या है वहां का, ठीक है, डाटा क्या है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या इंपैक्ट हो रहा है, उस तरीके के डाटास को भी एक कंपाइलेशन के थ्रू और थ्रू ऐप या पोर्टल दैट विल बी गिवन थ्रू दिस डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन। सो ओवरऑल इसमें क्या कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं और एग्रीकल्चर की कंडीशन को इंप्रूव करने का ट्राई किया जाएगा। सो दिस दीज आर द फाउंडेशनल पिलर्स। बेसिकली सबसे बड़ा इशू क्या आता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, सबसे बड़ा इशू यही आता है कि हमारे पास डाटा ही नहीं है ना, फ्रैगमेंटेड डाटा है। सो दिस विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग प्रॉस्पेरिटी टू द फार्मर्स, जो यहाँ पर पहली लाइन कही गई थी ना, कि जो ओवरऑल इंप्रूविंग फार्मर्स लाइफ एंड इंक्रीजिंग देयर इनकम, है ना, हर चीज उस पर ही डिपेंड करेगी। हमारे पास डाटा होगा, डाटा का यूज करेंगे पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी बनाएंगे तो वो इफेक्टिव होगी, है ना, कैन वी हैव राइट करेक्ट डाटा। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एग्रीकल्चरल, अब यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है ना, एग्रीकल्चरल स्टैक विल क्रिएट अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, मैंने बोला यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स टू प्रोवाइड देम एंड टू एंड सर्विसेज। एंड टू एंड सर्विसेज मतलब मैं खेती करना जा रहा हूं, मैं फार्मर हूं, तो मेरे को इनपुट से लेकर मार्केटिंग तक की सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। एंड टू एंड सर्विसेज अक्रॉस एग्रीकल्चरल फूड वैल्यू चेन, है ना, शुरू से लेकर अंत तक सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में मेरे को अवेलेबल होंगी एज अ फार्मर। सो एंड टू एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना इसका एम है एग्रीकल्चरल स्टैक का ना। फार्मर रजिस्ट्री हो गई, लैंड मैप हो गया, क्रॉप जोन, वाटर लेवल, है ना, सॉइल की क्वालिटी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम एंड टू एंड। अंडर द प्रोग्राम ईच फार्मर विल हैव अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, मैंने बोला
कि फार्मर की रजिस्ट्री बनेगी तो हर फार्मर का एक आईडी बनेगा, जैसे आधार कार्ड। तो फार्मर का एक आधार कार्ड होगा जिसमें लिखा होगा या उसमें डाटा होगा कि इस फार्मर के पास इतनी लैंड है ना, यहाँ पर लैंड है, ये क्रॉप ग्रो करता है ना, इसकी इकोनॉमिक सिचुएशन ये है ना, यहाँ का उसकी जमीन का पानी का स्तर ये है, उसके जमीन में सॉइल का ये हेल्थ कार्ड है ना। तो उस फार्मर की आईडी पे सब कुछ होगा, कंटेन्स पर्सनल डिटेल, इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड दे फार्म, है ना, जो जिस लैंड पे फार्मिंग करते हैं उसके बारे में, प्रोडक्शन क्या हो रहा है उसके फार्म से, है ना, उसके फाइनेंशियल डिटेल क्या है उस फार्मर के, है ना, सुसाइड होता है फार्मर सुसाइड, तो हमको हर चीज फार्मर की आईडी पे क्लियर कट पता होगा। तो बस फार्मर की आईडी देखिए, आधार कार्ड टाइप, और गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी स्कीम कुछ भी बनानी हो तो उस चीज के यूज से हम बना सकते हैं। तो दिस इज अबाउट एग्रीकल्चरल स्टैट। ये हो गया पहला स्कीम, 7 स्कीम बोला ना, ये हो गया पहला स्कीम, डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन। इसमें बताया एग्रीकल्चरल स्टैक ये, और एग्रीकल्चरल स्टैक थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड स्कीम, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो क्रॉप साइंस है ना, क्रॉप साइंस क्या है कि हम बायोटेक का कैसे यूज करें, है ना, ड्राउट रेजिलियंस कैसे बनाएं क्रॉप्स को, तो उस पर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो ये रहा। मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस समझ लो कि क्या क्या हो रहा है। क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में क्या आ जाएगा, बायोफोर्टिफिकेशन ना, फिकेशन, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन नहीं पता है तो एक बार गूगल करके चेक करना क्या है ना। इनिशिएटिव विल प्रिपेयर फार्मर्स फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड प्रोवाइड फॉर फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी का इशू वही है, ड्राउट आ रहा है, फ्लड आ रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो उस बेसिस पे साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज कैसे यूज की जाए, बायोटेक कैसे यूज किया जाए, है ना, बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज की जाए ताकि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर सकें, इस पे रिसर्च के लिए पैसा दिया जाएगा। दूसरी स्कीम। तीसरी स्कीम, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, है ना। स्कीम विल प्रिपेयर एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स फॉर करंट चैलेंजेस। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज हैं हमारी कंट्री में उनके लिए फंडिंग कर रहे हैं, और स्टूडेंट के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स, है ना, पीएचडी इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट। इनिशिएटिव एम्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चरल एजुकेशन, तो एग्रीकल्चर का एजुकेशन मॉडर्नाइज करना है इन अकॉर्डेंस विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बात की गई होगी, उसको उस लेवल पे लेके आना है और मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर का एजुकेशन, सिंपल सी फैक्ट। इट विल इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, बता दिया मैंने, है ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, रिमोट सेंसिंग। आज के स्टूडेंट, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को ये सब चीजों का आइडिया नहीं है, या जो कॉलेजेस हैं उनमें ये फैसिलिटीज नहीं है रिसर्च की कि आप ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज कर सको। तो इन टेक्नोलॉजीज के लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर चौथी स्कीम क्या है, सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। तो लाइफ स्टॉक क्या हो गए, जो हमारे एनिमल्स हैं, मिक्स्ड फार्मिंग की बात करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ा होगा, है ना। सो लाइफ स्टॉक सेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके हेल्थ और प्रोडक्शन पे। भाई लाइफ स्टॉक के बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, इस तरह की चीजों को हम कैसे इंप्रूव करें, कैसे प्रोडक्शन इंप्रूव करें, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर दिस। तो इट कंप्राइजेस द फॉलोइंग, एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट एंड वेटरनरी एजुकेशन, इस पे भी फोकस करेंगे। डेयरी प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो डेयरी डेयरी से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें क्या इन्वेस्टमेंट है। एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज मैनेजमेंट, है ना, एनिमल का जेनेटिक रिसोर्स का मैनेजमेंट, है ना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड जो वेराइटीज होती हैं काउस की है, इन पे रिसर्च करना। एनिमल का न्यूट्रिशन, जो एनिमल को फॉडर्स दिए जाते हैं, खाने की चीजें दी जाती है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, दोज थिंग्स विल बी कवर्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इज अनदर इंपॉर्टेंट सेक्टर, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, उसके लिए ये सारे, है ना, ये सारी चीजें हैं। मेडिसिनल स्पाइसेस, एरोमेटिक प्लांट्स, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल, मशरूम, ठीक है, जो भी हम नाम सुनते हैं, जो भी महंगे वाले क्रॉप्स हैं, है ना, विल वर्क ऑन दीज ऑल्सो, इसको भी इंप्रूव करना है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे कंट्री में है अक्रॉस इंडिया, जो इसरो द्वारा मैनेज किया जाता है ना, इसरो वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको और इंप्रूव किया जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, तो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका भी सस्टेनेबल यूज हो, है ना, फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो देर विल बी एन स्कीम, ठीक है। 7 स्कीम हो गई। तो इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को कुछ भी इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है,
बस डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी चीज तो अंडरस्टूड है कि ये सारे जो भी मेजर इश्यूज हैं एग्रीकल्चर के, सारी चीजें कवर्ड है यहाँ पर। और बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, डिजिटल चीजों का यूज करेंगे, या डिजिटल पार्ट पे हम काम करेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। So this is covered. One nation, one election. So everyone have heard about this कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है किस चीज को, साइमल्टेनियस इलेक्शन के जो प्रपोजल था। अब ये प्रपोजल किस कमेटी द्वारा दिया गया था? रामनाथ कोविंद कमेटी एक बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया और फाइनली गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन जो हमारे कंट्रीज में, इसका प्रोसेस क्लियर हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें है क्या? इट्स अ प्रपोजल फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकल गवर्नमेंट। तो 3 लेवल पे गवर्नमेंट है, लोकसभा का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन और लोकल गवर्नमेंट ना, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शंस को, इन तीनों को साइमल्टेनियसली कैरी किया जाए। ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन विल ऑकर इन 2 फेजेस। अब जो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, इसमें क्या कहा गया है कमेटी के द्वारा कि 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट, लोकसभा और असेंबली इलेक्शन को एक साथ अलाइन करने की कोशिश की जाएगी आने वाले समय में। उसके बाद जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उसको 100 दिन के अंदर, है ना, तीनों एक साथ एक ही दिन नहीं होगा, है ना। जैसे पटना का इलेक्शन है, तो पटना में जो लोकसभा है उसका भी इलेक्शन, और जो वहां पर लोकल असेंबली सीट्स हैं उसका भी इलेक्शन, और जो वहां पर म्युनिसिपैलिटी है और जो पंचायत है, सबका इलेक्शन एक दिन ना होके इसको 2 तरीके से 2 फेजेस में अलाइन किया जाएगा। लोकसभा और असेंबली के जो इलेक्शंस है ना, जो विधानसभा के इलेक्शंस है, उनको एक साथ कराया जाएगा। और क्या रिकमेंडेशन है कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है वो 100 दिन के अंदर, आफ्टर द कंडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन के 100 दिन के अंदर में इस म्युनिसिपैलिटी और लोकल बॉडी के इलेक्शंस को अलाइन किया जाएगा। तो कुल मिला के 2 फेजेस है, ये याद रखना ना। 2 फेजेस का रिकमेंडेशन है, और इधर इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जस्ट कैजुअली रीड कर लेना कि इस मेंबर में कौन कौन सी कमिटीज थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। सो साइमल्टेनियस इलेक्शन का बेसिक बैकग्राउंड क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारी कंट्री में कब से कब तक हुआ था? 1951-52 में पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था। उस समय से लेकर 1967 तक क्या था हमारे कंट्री में? जो लोकसभा के इलेक्शंस होते थे और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते थे वो एक साथ होते थे। 67 में क्या हुआ? फॉल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट्स में स्टेबलाइज होने लग गई, तो जो साइमल्टेनियस इलेक्शन था वो स्टेट्स का अलग अलग होने लगा। सो ये डेट याद रखना आप लोग, 1951 से लेकर 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंट्री में होते थे। उसके बाद से ये दिस प्रोसेस गॉट डीरेल्ड। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है या पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके बारे में बताया गया। दीज थिंग्स आर यूजफुल इन योर मेंस पार्ट, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैजुअल रीड कर लेंगे। इसमें कुछ भी फैक्ट इंपॉर्टेंट याद करने लायक नहीं है, एक्सेप्ट किए जो रिकमेंडेशन है ये 2 फेज के लिए, बाकी नाम तो सबको याद हो गई। पीएम स्वनिधि स्कीम है, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो याद किया जाए, इसमें बस स्कीम को एक बार देख लेंगे ना कि स्कीम क्या है। स्ट्रीट वेंडर के लिए स्कीम है, ये लॉन्च की गई। इसमें क्या करना है बस, पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? पुरानी स्कीम हो गई, 2020 में लॉन्च हुई। और बेसिकली क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोविड के समय में ये लॉन्च किया गया था। उनको 10,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि आप अपना जो ठेला है ना, जो ठेले वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर कौन है? ठेले वाले, सब्जी वाले, है ना, चाट वाले, इस तरीके के जो लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि वो अपना बिजनेस को ग्रो कर सकें, है ना। बिजनेस में ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए। तो ये पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत जो सरकार है वो क्या कर रही है, इनको फंडिंग दे रही है 10,000 के लेवल पे, अब शायद बढ़ा भी दिया है ना। तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्कीम या बस देख लेना कि है ना कब लॉन्च हुआ है, एक बार डेट चेक कर लेना इसका। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बस 2 चीज याद रखना, बाकी कंटेक्स्ट मैंने बता दिया कि क्या करना है, क्या कर रहे हैं इसमें। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, अब इसमें जो है ना पीएम स्वनिधि स्कीम है, अब स्कीम के तहत में ना हर स्टेट का क्या परफॉर्मेंस रहा, है ना, किस स्टेट में, लाइक देखो ना, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परफॉर्मिंग रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। तो कुल मिला के क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी एक स्कीम है, तो ये भी याद रखना। जब मेंस में कभी फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कोई एग्जांपल दे रहे हो तो हम पीएम स्वनिधि का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, सो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा स्टेट पहला आया बाद में आया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
तो ये सब गवर्नमेंट अपने हिसाब से कैटेगराइज करती है, बट हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, स्वच्छता ही सेवा। ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये हर साल ये स्वच्छता ही सेवा सितंबर में कैरी किया जाता है, 2 अक्टूबर तक, है ना। सो इसमें भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम आशा, ठीक है, ये भी एक स्कीम है। ठीक है। अब स्कीम में अभी क्या किया गया है कि इसका जो पीरियड है ना, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कीम ऑफ पीएम आशा। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता, अन्नदाता मतलब फार्मर, आय मतलब इनकम, संरक्षण मतलब उनकी जो इनकम है उसको हम इंप्रूव करेंगे, है ना, संरक्षण अभियान। ठीक है। तो पीएम आशा इज अ स्कीम फॉर इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, scheme is to provide remunerative prices to farmers and to control price volatility of essential commodities for consumers। तो इसका दो पर्पस है। अभी सब मार्केट में जा रहे होंगे, सब्जी वब्जी खरीदते हैं, ठीक है। अभी टमाटर का प्राइस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑनियन का प्राइस हम देखते हैं कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो ऐसी जो वोलेटिलिटी है ना, जो जो प्राइस का अचानक से राइज हो गया किसी भी कारण से, है ना, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से हो गया, चाहे इंटरनेशनल, अभी जैसे इसराइल और पैलेस्टीन में वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो बहुत सारे कमोडिटीज के प्राइस क्या होते हैं, वेरिएशन आ जाती है, बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। तो भाई फार्मर का जो इनपुट कॉस्ट है ना, फार्मर ने जो पैसा लगाया है इनपुट कॉस्ट, वो तो उसका रिकवर नहीं होता कई बार। तो वो जो प्राइस की डिफिशियंसी है, उस चीज को दूर करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई थी, ताकि जो कंज्यूमर है, जैसे हम लोग हैं, जो आम नागरिक है, उसको भी सुविधा मिल सके, है ना, उसको भी बहुत महंगे दाम पे ना खरीदना पड़े। और दूसरा जो फार्मर है, उसको अगर मार्केट में बेचने, अगर वो प्याज बेचने जा रहा है आज की डेट में, है ना, कई बार ये होता है कि उसको 1 रुपए किलो भी प्याज नहीं मिलता, जबकि उसका दाम 10 रुपए किलो लग चुका है, जो इनपुट कॉस्ट है उसका। तो अगर उसको 1 रुपए मिल रहा है मार्केट में, तो जो बाकी का गैप है 9 रुपए का, वो कौन देगा, सरकार देगी। कुल मिला के इसका ये पर्पस है ना। और ऑब्वियसली जो मार्केट का जो प्राइस है वो भी स्टेबल रहेगा। सो ये स्कीम का दो एम है। अब इसके अंदर तीन तरीके के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो पहले से भी थे, है ना। इनको गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम लॉन्च की थी तो इन तीनों को कन्वर्ज कर दिया था, तीनों को मिला के एक पीएम आशा नाम की स्कीम बना दी थी। इसके तीन कंपोनेंट क्या थे, प्राइस सपोर्ट स्कीम, ठीक है, प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड, जो प्राइस है उसका दाम को स्टेबिलाईज करना है, मार्केट के प्राइस को। प्राइस सपोर्ट मतलब जो किसान को प्राइस मिल रहा है उसको सपोर्ट करना है ना, अगर उसको बहुत कम पैसा मिल रहा है मार्केट में तो उसको सपोर्ट करना है प्राइस में। और तीसरा क्या था, पायलट फॉर प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक स्कीम। ये तीन स्कीम थी इस पर्टिकुलर पीएम आशा के अंडर। अब ये पीएम आशा मैंने पहले बताया, तीनों स्कीम को मर्ज कर दिया गया था। इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम, तो अम्ब्रेला स्कीम बन गई, है ना। अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं, छोटी छोटी, एम्ड एट इंश्योरिंग रेम्युनेटरी पैसेज ऑफ, ये अगेन रिपीटिशन है, ठीक है। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम में क्या बोल रहा है, फिजिकल प्रोक्योरमेंट, फिजिकल प्रोक्योरमेंट मतलब जो खरीदी होती है, तो फसल की खरीदी होती है। प्राइस सपोर्ट स्कीम में क्या करेंगे, फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, पल्स मतलब दाल, ऑयल सीड मतलब जो हमारे ये सरसों वरसों होते हैं जिनसे तेल निकलता है, ऑयल सीड्स, और कोपरा, है ना, विल बी डन बाय सेंट्रल नोडल एजेंसीज। तो इसमें जो फिजिकल प्रोक्योरमेंट है, जो फिजिकल खरीदी है, वो कौन करेगा, किस चीज की, पल्सेस, ऑयल सीड, कोपरा, ठीक है, इनकी खरीदी की जाएगी किसके द्वारा, सेंट्रल नोडल एजेंसीज। तो सेंट्रल नोडल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, नाफेड, NAFED, ठीक है, नाफेड। इस तरह की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो खरीदी करेंगी विद अ प्रोएक्टिव रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंटर की एजेंसीज कौन कौन सी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड, ठीक है, NAFED। और इसके साथ कौन मिलेगी, राज्य सरकार मिलके इसकी फिजिकल प्रोक्योरमेंट करेगी, ठीक है, प्राइस सपोर्ट में। प्राइस सपोर्ट में क्या होगा कि जो किसान है वो रजिस्टर करेगा कि भाई मेरे को पीएम आशा में रजिस्टर करना है। अब वो जब खरीदनी या जब बेचने का टाइम आएगा, तो उसको जो भी डिफिशियंट पेमेंट मिलेगा उसको कवर करेगी कौन, ये सेंट्रल नोडल एजेंसीज, है ना। सो उतना हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लो कि हाँ, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा, इनकी प्रोक्योरमेंट होगी फिजिकल अंडर दिस पर्टिकुलर प्राइस सपोर्ट स्कीम। और दूसरा स्कीम क्या है, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम अंडर इट इज प्रपोज टू कवर ऑल ऑयल सीड्स। तो जितने भी ऑयल सीड्स हैं जिनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार नोटिफाई करती है ना, जो भी सरसों हो गया,
है ना। इस तरीके के जो भी ऑयल सीड्स हैं उनके लिए सरकार जो एमएसपी नोटिफाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके अंडर ये प्राइस डेफिशिएंसी का जो पेमेंट होगा वो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। और तीसरा क्या है, अब यहां तो हमने देख लिया कि सेंट्रल नोडल एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है। अब इन्होंने कहा कि जो मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स हैं, है ना, जो मंडीज होती हैं, जो सरकारी मंडीज होती हैं, उसके अलावा भी प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो खरीदते हैं किसानों से। तो उसके लिए भी एक स्कीम बनाई गई है कि पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेज स्कीम। ठीक है। इन एडिशन टू पीडीपीएस, है ना, मतलब ये वाला, फॉर ऑयल सीड्स स्टेट हैज द ऑप्शन टू रोल आउट पीपीएसएस पीपीएसएस ऑन अ पायलट बेसिस इन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट एपीएमसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट स्टॉकिस्ट। प्राइवेट स्टॉकिस्ट वही होते हैं ना जो एक बार में खरीद के रख लेते हैं, है ना, कि उसको बेचेंगे बाद में, किसान से कम दाम में खरीद लिया और उसको जब प्राइस बढ़ेगा तो वो बेचेंगे, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। जो एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो प्रोड्यूस है। जो छोटा किसान है वो कहाँ स्टोर करेगा, उसका एक झोपड़ी में रह रहा है वो, है ना। अगर उसके पास 1 टन गेहूं है या 1 टन सरसों है तो उसको कितने दिन तक संभाल के रखेगा, कीड़े से बचाएगा, पानी से बचाएगा, क्लाइमेट से बचाएगा, है ना, उतने में तो उसका क्रॉप ही खराब हो जाएगा। तो जो ये प्राइवेट स्टॉकिस्ट होते हैं इनके पास बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, तो ये खरीद के वहां पर स्टॉक कर देते हैं। तो उनके लिए भी एक स्कीम बनाई गई है ना। दिस स्कीम विल अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो कुल मिला के ये 3 स्कीम है पीएम आशा के तहत। इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, यहाँ दिया हुआ था तो मैंने समझा दिया एक बार में। ठीक है। बस पीएम आशा अपने को पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है और काम क्या है इसका। बाकी सारे ऑप्शंस यू विल बी एबल टू टैकल। फिर क्या है, लद्दाख में नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं ना, 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंस किया गया था। क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख, जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे लद्दाख में? 2 डिस्ट्रिक्ट थे, लेह और कारगिल। सो हमको सबको पता है ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। ये जो लद्दाख है, 2019 में क्या हुआ था, दोनों का बाइफर्केशन हुआ था। जम्मू कश्मीर को अलग बना दिया गया था, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। पहले क्या था, लद्दाख जम्मू कश्मीर पूरा एक स्टेट था। तो अभी क्या है कि लद्दाख में ये नए 6 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 6, हाँ, 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है। लेकिन लद्दाख के लोगों की डिमांड क्या है, लद्दाख के लोग भी बोल रहे हैं कि भैया हमको स्टेटहुड दो आप, है ना, और हमको 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो। 6 शेड्यूल क्या है? 6 शेड्यूल सबको पॉलिटी में पढ़ा होगा, है ना। 6 शेड्यूल क्या है, इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए प्रोविजन दिया गया। और ये शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज किस किस जगह में है हमारे अभी के उसमें? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 स्टेट्स में ये 6 शेड्यूल लागू है। ठीक है, हमने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा इन सब चीजों को। ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल 244(2) के तहत क्या होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं, है ना, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इन ट्राइबल एरियाज को या शेड्यूल एरियाज को। ठीक है। तो जिसका प्रोविजन किस में दिया हुआ है? 6 शेड्यूल में। 6 शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स हैं? ATMM, है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट्स हैं जो 6 शेड्यूल में आती हैं। तो लद्दाख का भी यही डिमांड है। इनका कहना है कि सर हमारे पास तो ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी टोपोग्राफी भी वैसी ही है, तो हमको भी 6 शेड्यूल का स्टेटस चाहिए। ठीक। तो कुल मिला के ये डिमांड है। तो 2 डिमांड है इनकी, स्टेटहुड दीजिए, है ना, क्योंकि पहले भी हम स्टेट थे, हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं है, अभी गवर्नर चला रहे हैं सब कुछ, है ना। जो आम लोग हैं वहां पर, जो जो लोकल बॉडीज हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ गवर्नर के अंडर है। तो उनका कहना है कि जो हम गवर्नेंस है, जो लोकल लेवल पे गवर्नेंस है, जो समस्याएं हैं, वो सारी चीजें हमारे अंडर होनी चाहिए, हमारे लोकल लोगों के अंडर होनी चाहिए। तो हमको स्टेटहुड वापस से दे दिया जाए जैसे जम्मू कश्मीर को दे दिया गया है। ठीक है। और दूसरा, 6 शेड्यूल की डिमांड क्यों कर रहे हैं? 6 शेड्यूल की डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो बहुत समय से कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है ना, ओवर टूरिज्म हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। वो सब कौन हैंडल कर रहा है? गवर्नर। लोकल लोगों का रोल रोल ही नहीं है ना। अगर आपको लोकल एरिया में आप रह रहे हो जहां पर, वहां पर आपका कंट्रोल ही नहीं है ना, आप कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते हो, जो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो दैट विल बी अगेंस्ट द ऑटोनॉमी। ठीक है। और ट्राइबल्स, ट्राइबल्स को देखे तो उनका कल्चर भी इंपैक्ट हो रहा है। तो दुनिया भर की चीजें हैं जिसकी वजह से
वो 6 शेड्यूल का स्टेटस डिमांड कर रहे हैं। सो दिस इज, सोनम वांगचुक का नाम सुना ही होगा ना, ही इज कैरिंग आउट प्रोटेस्ट, अभी भी चल रहा है वो हंगर स्ट्राइक उनका। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एनवायरमेंटलिस्ट, जो लद्दाख का पॉपुलेशन है वो कितना है, 2.5 लाख के आसपास है ना, 2.5 पौने 3 लाख के आसपास है। इन्वायरमेंटलिस्ट हैज रेज्ड सीरियस कंसर्न्स रिगार्डिंग माइनिंग, मैंने बताया माइनिंग वहां हो रही है बहुत अच्छे लेवल पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इन द फ्रेजाइल ग्लेशियल रीजन, तो वो लद्दाख का रीजन कैसा है, ग्लेशियर रीजन है। एक्टिविस्ट आर डिमांडिंग 6 शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट, है ना, डेजर्ट भी है वहाँ, कोल्ड डेजर्ट है, अल्पाइन मीडोज है, ग्लेशियर्स है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर 6 शेड्यूल की डिमांड की जा रही है ना। सो लद्दाख वाज एस्टैब्लिश एज अ यूनियन टेरिटरी, 2019 में बताया मैंने कि बाइफर्केशन हुआ था जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, है ना। लद्दाख इज ऑल्सो डिमांडिंग स्टेटहुड, कि हमको भी स्टेट का दर्जा दिया जाए, साथ में हमको 6 शेड्यूल का भी स्टेटस दिया जाए, क्योंकि हमारे पास ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी जो इकोलॉजी है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत फ्रेजाइल है ना, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, ग्लेशियर्स है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, टूरिज्म, माइनिंग, तमाम चीजें हो रही हैं वहां पर, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाइना से बॉर्डर है ना, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, दैट्स वाई दे आर डिमांडिंग शेड्यूल 6 स्टेटस। सो ये तो रहा प्रीलिम्स के हिसाब से। अब प्रीलिम्स के हिसाब से 2-3 चीजें नोट करनी है, ये दिस इज योर होमवर्क, जस्ट गो एंड सी द मैप ऑफ लद्दाख, जितने भी रिवर्स पास करती है, इंदस, इंदस की ट्रिब्यूटरीज है ना, शोक, नुब्रा, है ना, जितनी भी रिवर्स हैं इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं जो भी लद्दाख से पास करती हैं, उनके नाम आपको देखने हैं गूगल मैप पे खोल के, है ना, मैं दिखाता हूं कैसे करना है, एक बार समझाना जरूरी है। लद्दाख, है ना, यहाँ टाइप करेंगे लद्दाख रिवर्स, रिवर मैप, है ना, लद्दाख का रिवर मैप, ठीक है, यहाँ मैप, मैप वाले इमेजेस में आ गए ना, चाहो तो ये कोई सा भी मैप देख लो, है ना, यहाँ पर अपना आराम से देखेंगे, ठीक है। ये देखो, ये इंदस यहाँ से जा रही है, ये ले है, ठीक है, ये जंस्कर है, ये नुब्रा है, ये शोक है ना, ये कारगिल है, ठीक है। सारे रिवर्स जो हैं एक बार हम मैप वापस से देखेंगे, ठीक है। मैप के अलावा ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं भाई, लद्दाख इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, है ना, इंपॉर्टेंट पासेस भी देखेंगे ना, पासेस एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। ये, है ना, देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ही बताएगा, एआई, है ना, कौन कौन से खारदुंगला पास है, जोजिला पास है ना, सब कुछ बता रखा है डिटेल, एक बार देख लेंगे इस चीज को ना। सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, कहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, लेक्स है ना, लेक्स, लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्स, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर देगा, सबसे ऊपर ऊपर में देगा ना। पैंगोंग सो लेक है, जो चाइना के साथ जो हमारा गलवान क्लैश हुआ था उसमें, ये इंपॉर्टेंट है ना। सो मोरोरी, है ना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेक ऑफ लद्दाख, ठीक है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, है ना, ये याद रखना कि पैंगोंग सो इज अ सॉल्ट वाटर लेक, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द, ठीक है। सो कार, है ना। अब चाहो तो इसको यहां पर से देख लो, चाहो तो यहां पर इसको मैप में खोल लेना, गूगल मैप में करके एक बार इन सब लेक्स का नाम, है ना, एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लद्दाख का मैप भी खोल के देख लेंगे। अब यहाँ पर दिख जाएगा हेमिस नेशनल पार्क, अब ये कहाँ पर है देखो, खोल के देख लेना कहाँ पर है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। ये सारे ग्लेशियर्स हैं, ये लद्दाख का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर ये इस पे क्लिक करेंगे, देखो क्या है, अक्साई चिन लेक, ठीक है, ये देखा ना थोड़ा सा, पैंगोंग सो, देखो ये पैंगोंग सो है ना। अब इसको थोड़ा सा और गूगल कर लिया और बड़ा कर लिया, पैंगोंग सो, है ना, ठीक है। ये तिब्बत, इधर ये तिब्बत, ये बॉर्डर, यहीं पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ, अभी भी चल रहा है ना। ये वाला एरिया देखो चुसुल, है ना, यहीं पे ये यहीं पे फिंगर, फिंगर पॉइंट, ये सारे फिंगर्स हैं, ठीक है। ये फिंगर्स जो पहले से पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि ये फिंगर्स कहते हैं, इन लेक्स के जो फिंगर्स हैं, इस पे चाइना कब्जा कर रहा है, ठीक है। तो ये आईआर वाला पार्ट है, एज एंड व्हेन यू विल रीड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इसको है ना एक बार मैप चाहो तो यहाँ से मैप पे देख लेना, अदरवाइज जस्ट गूगल, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से लद्दाख
के इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट अलाउज फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। ठीक है, इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट। 7 जजेस बेंच, 7 जजेस की बेंच थी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, इनको जो रिजर्वेशन मिलता है ना, सबको पता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन मिलता है। इनका कहना है कि उसमें भी हम सब कैटेगराइजेशन को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे मेरी कास्ट है, मैं मान के चलो कि मैं शेड्यूल ट्राइब, कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, मीना ले लेते हैं ना। ठीक है, मीना सबने सुना होगा, मीना इज अ शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अब मीना में क्या है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है ना, शेड्यूल ट्राइब क्या है, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, है ना, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनमें से एक मीना ग्रुप है ना, मीना है। लेकिन जो रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर हम देखेंगे, जो आर्ग्यूमेंट था कि रिजर्वेशन का बेनिफिट है, वो मैक्सिमम जो मीना क्लास है ना, मीना शेड्यूल ट्राइब है, वो ले जाते हैं, क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ 30 40 50 साल उन्होंने इकोनॉमिक पावर भी हासिल कर ली है ना, उनकी प्रॉस्पेरिटी भी अच्छी हो गई है। तो क्यों नहीं उनका हम सब क्लासिफिकेशन कर दें कि भाई इन इन शेड्यूल ट्राइब्स में भी सबसे खराब स्थिति में ये है, ये सबसे डिप्राइव्ड ये हैं, तो इनका भी कोटा विद इन कोटा मिल जाए ना। लेट्स से कि 20% अगर कोटा है एसटी का, है ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जैक्ट फैक्ट नहीं है, 20% कोटा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या जो पिटिशनर थे उनका आर्ग्यूमेंट क्या था कि इस 20% कोटा में लेट्स से कि हम 18% जो मोस्ट वल्नरेबल है, जो 18% मोस्ट वल्नरेबल है ना, मोस्ट वल्नरेबल है, उनके लिए हम कैटेगराइज कर दें, और जो 2% है बस मीना के लिए वो रखा जाए, कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं या टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशन का जो भी प्रोविजन है, उसमें से जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो उनको दिया जाए, जो कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी को का बेनिफिट अभी तक हासिल नहीं कर पाए। तो कुल मिला के सब कैटेगराइजेशन या सब क्लासिफिकेशन का कोर आइडिया ये था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 7 जज बेंच थी, है ना, उन्होंने क्या बोला कि लैंडमार्क जज ने 7 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिफ्रेम्ड हाउ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कोटा में ऑपरेट। ठीक है, द बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस परमिटेड, है ना। अब ये जो 6 जजेस, ये 7 जजेस की बेंच थी, इसमें से 6 लोगों ने एक साइड का जजमेंट दिया, एक डिसेंटिंग जजमेंट था, मतलब एक ने डिसएग्री किया था, वो थी बेला त्रिवेदी, नाम याद रखना। एक वोट अगेंस्ट था इसके, मेजोरिटी जजमेंट होती है ना, 6-1 का जजमेंट था, 7 बेंच थी, 7 जजेस की बेंच थी, 6 लोग फेवर में थे, एक अगेंस्ट में था, अगेंस्ट में कौन थी, बेला त्रिवेदी, है ना। परमिटेड द स्टेट टू क्रिएट sub classification within the scheduled caste and scheduled categories for the purpose for according wider protection through fixed sub quotas to the most backward communities within these categories। तो ये शेड्यूल कास्ट में भी जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनके लिए स्टेट मतलब राज्य सरकारों को परमिशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इनका सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, अब ये डिसीजन किस डिसीजन को ओवरटर्न कर रहा है, इससे पहले भी एक डिसीजन हुआ था ईवी चेन्नैया केस में, 2004 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना था, हेल्ड दैट द एससी एंड एसटी लिस्ट इज अ होमोजीनियस ग्रुप दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में, 2004 के जजमेंट में, ये 5 जजेस बेंच का जजमेंट था ना, जब भी किसी जजमेंट को ओवरटर्न करना हुआ या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है, तो जो पुराना जजमेंट है उसमें जितनी बड़ी बेंच बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उससे बड़ा बेंच होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 जजेस बेंच है ना, तो इससे बड़ी बेंच ने इसको ओवरटर्न किया है ना, इस वाले जजमेंट को। तो इस वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो एससी एस टी है, इसको होमोजीनियस ग्रुप माना था, सब एक जैसे हैं, है ना। जैसे ओबीसी में क्या होता है, क्लासिफिकेशन किया गया ईबीसी, है ना, मोस्ट बैकवर्ड क्लास ना, इस तरीके का क्लासिफिकेशन है, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है ओबीसी में, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जो लिस्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो प्रेसिडेंट के लेवल पे लिस्ट मेंटेन की जाती है पूरे देश में शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल ट्राइब की, वो सब एक ही ग्रुप है, और टोटल लेट से कि पूरे शेड्यूल ट्राइब का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलेगी उसमें रिजर्वेशन 20% है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, है ना। तो सब 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 उसमें अप्लाई करेंगे और सब उस रिजर्वेशन के हकदार होंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या है, मैंने बोला मीना क्लास है ना, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि कोई ऐसा वो नहीं है मेरा कहना कि
कोई बायस नहीं है, ठीक है, जिस मेरे दिमाग में वही नाम याद आ रहा है। तो मीना क्लास है ना, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन। अब आप कोई भी रिजल्ट देखो उठा के, चाहे यूपीएससी का देखो, एसएससी का देखो, उसमें मैक्सिमम आपको वही लोग मिल जाएंगे। तो बाकी तो शेड्यूल ट्राइब को बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा, वो तो वैसे ही गरीब के गरीब है, ना उनको सरकारी नौकरी मिल रही है, ना उनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। तो ये इशू ये था। उन्होंने बोला कि, पहले बोला कि वो होमोजेनस ग्रुप है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट होमोजेनस ग्रुप है, कि भाई 20% रिजर्वेशन है तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सारे शेड्यूल ट्राइब जितने भी है, भले वो एकदम बुरी स्थिति में हो कोई शेड्यूल ट्राइब, उससे कोई मतलब नहीं, और एक बहुत अमीर कैटेगरी हो या बहुत प्रॉस्पेरस कैटेगरी हो शेड्यूल ट्राइब, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही है, होमोजेनस है। पूरा शेड्यूल ट्राइब का कैटेगरी होमोजेनस है। ये जो पूरी लिस्ट बनाई जाती है, ये पूरी लिस्ट है शेड्यूल ट्राइब्स की, सब एक जैसे हैं। तो आर्ग्यूमेंट ये था कि सर आप एक जैसा कैसे मान सकते हो उनको, है ना। अगर आपको अफर्मेटिव एक्शन करना है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो आपको जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको अकाउंट करना पड़ेगा टू ग्रांट द बेनिफिट्स। सो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही ओवरटर्न किया, और उन्होंने बोला कि राज्य सरकार फ्री है ना, वो भाई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस देखें, है ना, या जो भी सेंसस के डाटा है, या जो भी आने वाले समय में सेंसस होगा, उस डाटा के अकॉर्डिंग, या जो भी उनके पास अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो उसको सब कैटेगराइज कर सकती है। ठीक है। सो अभी ये जजमेंट ये कहता है, इसमें एक जजमेंट बेला त्रिवेदी ने अगेंस्ट दिया है, वो भी हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, या आप गूगल भी कर सकते हो, है ना, मैं एक लिंक भी शेयर कर दूंगा इसका। जस्टिस बी आर गवई, अब ये 6 लोगों में से एक जस्टिस बी आर गवई भी थे। अब इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, सब कैटेगराइजेशन तो कर दिया, है ना, यहाँ सब क्लासिफिकेशन करने का अलाउ तो कर दिया। अब ये एक स्टेप और जाके क्या बोल रहे हैं कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया कि भाई 8 लाख का आपका अगर इनकम है, आपके पास जमीन है, ये है वो है ना, जो ओबीसी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, वो हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कि भाई जो मैंने केस बताया ना, जैसे बीना वाला केस, कि भैया अगर आपके घर में 4 लोग पहले से आईएएस ऑफिसर हैं, या 4 लोग पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हो गया क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। या आपकी आपके फैमिली की इनकम इतनी है, या आपके माँ बाप की इनकम इतनी है ना, अगर आप एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग भी कर रहे हो, है ना, तो आप उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हो, है ना। दिस इज कॉल्ड क्रीमी लेयर का एक्सेप्शन फॉर एससी एसटी। तो ये बी आर गवई ने बोला, तो नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। तो पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन कि डिसेंडिंग जजमेंट किसने दिया, बेला त्रिवेदी ने, और क्रीमी लेयर के लिए किसने बात की, बी आर गवई ने। ठीक है। बाकी ओवरऑल कंसेप्ट मैंने समझा दिया क्या है। और प्रीवियस स्पेशल सब कोटा फ्रेम बाय डिफरेंट स्टेट्स, है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कई स्टेट्स ऑलरेडी ये कोटा विद इन कोटा दे रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट में ऑलरेडी कोटा विद इन कोटा है ना, जो ईबीसी का क्लासिफिकेशन है, ओबीसी है, ओबीसी के अंदर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, है ना, दैट इज अ सब कोटा सब क्लासिफिकेशन, तो बिहार में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अब इसमें 2-3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है ना, 341 342, प्लीज गूगल, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल, है ना, या मैं पूछूंगा कि क्या था। 341 342 को एक बार देखेंगे, है ना, 341 किस चीज के लिए, 342 किस चीज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सा है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन सा है, एक बार आर्टिकल को गूगल करके पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो सब कैटेगराइजेशन है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई थी, ये चेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 पास हुआ था। ठीक है, ये जून में पास हुआ था। क्यों पास हुआ था? नीट का विवाद सबने सुना होगा, नीट का कितना वो विवाद चल रहा था उस समय, तो इसको लेकर एंटी चीटिंग लॉ पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ना उसमें कुछ खास नहीं है। इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड है ना, यूपीएससी कवर्ड है, यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है सब इस एक्ट के तहत आएगा। एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, ना जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस कवर्ड है। इसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें और लिस्ट ऐड कर सकती है, इनमें और ऑर्गेनाइजेशंस को ऐड कर सकती है। अब इसमें जो प्रोविजंस है ना, सारे एस्पेक्ट्स कवर किए गए, एड्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिवेंटिंग अनफेयर मींस इन पब्लिक एग्जामिनेशन, जो भी चीज होती है, जो भी अनफेयर मींस एग्जाम में यूज किए जा सकते हैं, सबके लिए प्रोविजन किया गया है। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऑफेंसेस विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 5 years। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है ना, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कंटेक्ट समझा रहा हूं सिर्फ। 3 से 5 साल की सजा होगी, 10 लाख का फाइन लगेगा, है ना। ऑल ऑफेंसेज आर कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है। इन टर्म्स का मतलब नहीं पता है तो एक बार गूगल करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसमें कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कंटेक्स्ट के फॉर्म में मैंने बता दिया।
इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस हमने कल परसों बिहार करंट अफेयर्स वाला सेशन किया था, उसमें पूरा कंप्रिहेंसिवली कवर किया है इस चीज को, है ना। कुमार गुप्ता फाउंडर था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ठीक है, इट्स रियून्स, है ना, जो पहले बताया था कि 5th सेंचुरी में फोर्थ कब बना था, है ना। देखो फाउंड कब हुआ था, 427 एडी में इसका फाउंडेशन हुआ था, ठीक है। गुप्ता पीरियड में कुमार गुप्ता फाउंडर थे। उसके बाद क्या हुआ, 600 साल तक चलता रहा बढ़िया से ना, इट फ्लरिश्ड फॉर 600 साल। और 12वीं 12th सेंचुरी में किसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, बख्तियार खिलजी, ठीक है। उसके बाद से फिर ये लुप्त हो गया ना, फिर ऐसे ही होता है कि कोई भी चीज डिस्ट्रॉय हो गई तो उसके बाद जो कल्चर चेंज होता है इसमें बहुत सारी चीजें खो जाती हैं। हाँ, तो डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके बाद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद लाइक कंटिन्यूस मुस्लिम रूल चला तो एवरीथिंग वाज लॉस्ट। उसके बाद जब ये ब्रिटिश आए, है ना, जो यूरोपियंस आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवरीज, वो थोड़े से क्यूरियस रहते थे तो दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग। तो फ्रांसिस बुचानन ने इसको डिस्कवर किया 1812 में पहली बार। नाम याद रखना, फ्रांसिस बुचानन किस कंट्री से था, एक बार गूगल करके देखना। 1812 में डिस्कवर किया, 1812, ठीक है। और इसको नालंदा यूनिवर्सिटी के फॉर्म में आइडेंटिफाई किसने किया कि अरे ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी था, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। कब किया, 1861 में। कितने साल बाद, देखो 40-50 साल बाद। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी का रियून्स है, मतलब यहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो एंशंट 4th सेंचुरी में थी, क्योंकि ये लोग इंटरेस्टेड थे ओरिएंटल एजुकेशन में या ओरिएंटलिस्ट थे, है ना। तो ये पुराने कल्चर वल्चर को एक्सप्लोर करने में इनका इंटरेस्ट था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको नालंदा यूनिवर्सिटी के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया था, ये नाम याद रखना। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था, गूगल करना। फ्रांसिस बुचानन कौन था, गूगल करना। बाकी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है ना। इस कैंपस के आर्किटेक्ट कौन है, किसने कैंपस डिजाइन किया, बीवी डोशी, ठीक है। ये सारी चीजें तो मैंने बताई दी थी। अब जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नालंदा वाज इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2016 में इसको रिकॉग्निशन मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। और जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एक बार उसकी लिस्टिंग भी हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे आगे, और आएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लोकसभा इलेक्शन हुआ था ना जून में, तो इसमें एज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो। बस यहाँ पर एक दो फैक्ट है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इज द ओनली सेकंड लीडर टू विन अ थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म, तीसरी बार वो इलेक्शन जीते हैं। 2014, है ना, 2000, फिर 19, और ये वाला, ठीक है, 3 बार ही हैज वोन इलेक्शन। और ये जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने तीसरा कंजिक्यूटिव टर्म जीता है लोकसभा में, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू 1952 पहला इलेक्शन, 1957 दूसरा इलेक्शन, 1962 तीसरा इलेक्शन, तीनों बार प्रधानमंत्री, ठीक है। 64 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, 64 में इनकी डेथ हो गई थी। कितने साल तक थे, 16 साल तक ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, 16 साल 286, मतलब लगभग 17 साल तक ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। फिर इंदिरा गांधी का सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है ना, 66 से 77, 80 से 84, 15 साल, लगभग 16 साल के आसपास। देन कम्स नरेंद्र मोदी। इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, जस्ट फॉर टेलिंग आई एम टेलिंग ना। ये सब चीजें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मिनिस्टर्स जो भी बने एक बार लिस्ट देख लेंगे कि कौन सा कौन सा मिनिस्टर कौन है ना। कैजुअली देख लेंगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। जो मेजर मिनिस्ट्रीज हैं ऐसे भी पता होना चाहिए, वुमेन का कौन है, इन्वायरमेंट का कौन है ना, रेलवे का मिनिस्टर कौन है इंडिया में, हाँ। जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं वो देख लेना। अब ये जो इलेक्शन हुआ था इसके साथ कौन कौन से और इलेक्शन हुए थे स्टेट्स के, साइमल्टेनियस कह सकते हैं हम ना, लोकसभा और 5 स्टेट्स के इलेक्शन, चार है ना, 1 2 3 4, 4 स्टेट्स के इलेक्शन साइमल्टेनियस हुए थे साथ में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, 4 स्टेट्स के इलेक्शन हुए थे। अब यहां पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहां पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत था मैंने हाईलाइट कर दिया, एक बार कैजुअली रीड कर लेना, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमको इन सब स्टेट्स के जो इलेक्शन हुए हैं इनमें कितनी सीट्स थी ना असेंबलीज की, देखो 175 आंध्र प्रदेश, मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो भी रिसेंट इलेक्शंस हुए होते हैं उनका मैच द फॉलोइंग बना के पूछ देता है कि भाई इनका लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं, या अपना राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, या जो भी इलेक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड। तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीट्स थी असेंबली की, 175, अरुणाचल 60, उड़ीसा 147, सिक्किम
32। बस इतना, ये चीज याद रखना है प्रीलिम्स के हिसाब से। बाकी कौन चीफ मिनिस्टर बना, कौन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना, बस नाम देख लो एक बार, है ना। हर स्टेट में कौन चीफ मिनिस्टर है और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, बस ये नाम देख लेना, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ सब हाईलाइट कर दिया मैंने। मिजोरम में 40 सीट है ना, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तेलंगाना में 119 सीट्स हैं, ये चीफ मिनिस्टर, ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ऐसे कैजुअली देख लेंगे, ये सब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सीट्स इंपॉर्टेंट है, सीट्स आर इंपॉर्टेंट, ये एक बार दिमाग में रखना। कवच, एवरीवन नोज कवच क्या है, इट्स एन एंटी कॉलिजन सिस्टम, है ना। कवच इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिकली ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। मतलब ये जो कॉलिजन होता है, सबको सुन ही लिया होगा अभी तक तो, है ना। इस कॉलिजन को प्रिवेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और ये किसके द्वारा बनाई गई है, डिजाइन की गई है, आरडीएसओ। ये आरडीएसओ इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लखनऊ में लोकेटेड है। ठीक है, जहां मैं हूँ उसके थोड़ी दूर पे है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आरडीएसओ। ठीक है, ये रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन है। अभी अभी जस्ट कोई एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, शायद सीडीएस का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जस्ट रिमेंबर कि ये रेलवे का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है कि क्या है ना। प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट जून में पास किया गया था पार्लियामेंट सेशन में। तो ये किस पोस्ट ऑफिस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है, 1898 में एक एक्ट बना था पोस्ट ऑफिस का, उसको रिप्लेस किया है। इस एक्ट का मेन प्रोविजन क्या है, इट एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस दैट अलाउज सेंटर, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, टू इंटरसेप्ट, ओपन और डिटेन एनी आइटम एंड डिलीवर इट टू द कस्टम अथॉरिटीज। कुल मिला के प्रोविजन टफ कर दिए गए हैं थोड़े से, है ना, ताकि जो हमारी सिक्योरिटी है उस एस्पेक्ट पे भी ध्यान दिया जा सके, है ना। और इसमें पहली बार क्या किया गया, फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग प्राइवेट कुरियर सर्विसेज बाय ब्रिंगिंग अंडर द एम्बिट ऑफ पोस्टल पोस्ट ऑफिस एक्ट। ठीक है, पहले जो प्राइवेट प्लेयर्स होते थे, ये जो कुरियर वाले सर्विसेज होती थी, इससे भी बहुत सारा क्राइम होता है। आप देखते हो ना कि कैसे ड्रग्स, स्पेशली ड्रग्स की बात करें, या जो इलीगल वेपन्स होते हैं, इस तरह की चीजें और ये कुरियर सर्विसेज के थ्रू पास की जाती थी। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये किसी भी आइटम को खोल सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, और उसको कस्टम, कस्टम मतलब जो अपने एयरपोर्ट पे जो कस्टम अथॉरिटीज रहते हैं, पोर्ट पे रहते हैं, उनको वो केस हैंडल करने के लिए क्लियरली आप दे सकते हो, है ना। सो दिस इज द प्रोविजन, दिस इज द चेंज, है ना। ये वही चीज यहाँ पर बताए रखी है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंगल, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर लॉज। सो बेसिकली ये प्रोविजंस है, इसके तहत में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीज को डिटेन कर सकती है ना, किसी भी इंटरसेप्ट, ओपन डिटेन कर सकती है किसी भी आइटम्स को। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि पोस्ट ऑफिस एक्ट जो था 1898 में पास किया गया था, दैट्स इट। सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट ऑन ईवीएम वीवीपैट। ठीक है, तो ईवीएम से रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट था ईवीएम और वीवीपैट से रिलेटेड ना। वीवीपैट का फुल फॉर्म पहले पूछा हुआ है, अब तो नहीं पूछेगा, ठीक है, बहुत पहले पूछा हुआ। वोटर वेरी, जब वोटिंग करने गए होगे तो एक स्लिप निकलती है, उसको वीवीपैट मशीन कहते हैं, है ना। उससे क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है कि जो आपने वोट डाला है वो सही, सही जो भी आपने दिया है वो वेरीफाई हो जाता है। कुल मिला के बात ये है। तो बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, है ना, कि ये जो वीवीपैट मशीन है सही से काम नहीं करती, कुछ वोट किसी को करो, है ना, वोट डलता किसी और को, ऐसा सुना होगा कई बार। तो उससे रिलेटेड एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है ना, इट्स अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। सो उसने एक केस किया था, केस का नाम याद रखना, एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2024, है ना। इस इसमें केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इनका क्या कहना था कि सर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या तो हटा दीजिए, या तो 100% आप जो वीवीपैट मशीन है उससे आप टैली करिए, है ना। 100%, अभी 100% टैली नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया, ये जो वीवीपैट है ये सही है ना, रिजेक्टिंग अ रिटर्न टू पेपर बैलेट। इनका कहना था कि सर पेपर बैलेट से इलेक्शन कराइए, है ना, ये फ्रॉड है, ईवीएम ईवीएम सब फ्रॉड है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ईवीएम सही चीज है, मतलब सही है, वी आर अपहोल्डिंग दिस ईवीएम ना, ईवीएम सिस्टम जो है। ऑल्सो द कोर्ट रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट फॉर 100% क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम वोट्स विद वीवीपैट स्लिप्स, है ना। कोर्ट, उन्होंने एडीआर वालों ने क्या बोला कि सर आप 100% जितना भी वीवीपैट से स्लिप्स निकलती हैं सबका मैचिंग करिए। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, जो अभी अभी का सिस्टम है वो सही है।
सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट माइक्रो कंट्रोलर, है ना, जो अभी हम बात कर रहे थे, किस चीज की बात कर रहे थे, सेमीकंडक्टर चिप्स। हमने जीके टुडे में एक चीज, एक किताब का नाम पढ़ा होगा, सबको याद होगा अगर जिसने भी ढंग से पढ़ा है, चिप वॉर, क्रिस मिलर ने लिखी थी ना, चिप वॉर करके एक बुक देखी थी ना हमने, मैंने बताया भी था उसमें जीके टुडे वाले लेक्चर्स में। तो जो सेमीकंडक्टर राइवलरी है और जो चिप वॉर है वो देखो कहां तक जा रहा है ना। इवन विद द वीवीपैट्स आल्सो वी कैन थिंक ऑफ दिस थिंग। ईवीएम्स है, इनको भी अगर हैक करना हुआ तो क्या हैक करना है, माइक्रो कंट्रोलर चिप्स हैं, चिप्स को तो कोई भी हैक कर सकता है। ठीक है। सो सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो डोमेस्टिक हो, है ना, हर चीज में, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम हो, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री मेड इन इंडिया हो, ताकि हम सिक्योर सिस्टम या सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है। अब एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, है ना, उसमें क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भी निरस्त कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आगे देखेंगे, है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी उसको भी निरस्त कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फरवरी में। ठीक। सो इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे रूलिंग्स आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ये ऊपर वीवीपैट वाला था और ईवीएम वाला था, और दूसरा क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप डाउन किया था। ठीक है, आगे आएगा। फिर एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द राइट अगेंस्ट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट है ना, जो राइट अगेंस्ट द एडवर्स, आपका राइट है ना, राइट टू लाइफ क्या है, उसमें क्या क्या आता है, राइट अगेंस्ट पॉल्यूशन, है ना, अगर पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के खिलाफ आप, वो आपका राइट है ना, आप डिमांड कर सकते हो अथॉरिटीज से कि सर ये रास्ता साफ क्यों नहीं हो रहा, या यहाँ पर इतना पॉल्यूशन क्यों है ना, यू कैन क्वेश्चन द अथॉरिटीज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 21। तो ये आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट टू लाइफ है और राइट टू इक्वालिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया है राइट अगेंस्ट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, सेइंग दैट इट इज इंटरट्वाइंड, है ना, वो उसके साथ मिला जुला है, जो ये क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है वो किसके साथ इन्वॉल्व है, राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इंटरट्वाइंड मतलब जुड़ा हुआ है। सो आपका जो राइट है अगेंस्ट द एडवर्स इंपैक्ट, इतनी गर्मी हो रही है ना, जून जुलाई में देखते हैं, उसका एडवर्स इंपैक्ट किसके ऊपर हो रहा है, गरीब लोगों के ऊपर हो रहा है, वल्नरेबल सेक्शंस उनके ऊपर हो रहा है। जो अमीर है वो तो एसी में काम चला लेगा, जिसके पास पैसा है वो बिल भर देगा, और जो गरीब है वो क्या करेगा, वो तो मरेगा ही मरेगा, इतनी गर्मी में, इतनी ठंडी होगी अभी, उसमें मरेगा। तो एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ड्राउट हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ आ रही है बिहार में, कौन मर रहा है, अमीर आदमी मर रहा है कि गरीब आदमी मर रहा है, कौन परेशान है, एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, saying that it is intertwined with the right to life and equality that are embedded in the Indian Constitution। तो याद रखेंगे कि ये किसके तहत बोला है इन्होंने, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। ठीक है। द आर्ग्यूमेंट, ये जो आर्ग्यूमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आर्ग्यूमेंट वाज पार्ट ऑफ अ वर्डिक्ट बाय 3 जजेस बेंच, 3 जज का बेंच था, हेडेड बाय डीवाई चंद्रचूड़, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, ऑन द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फॉल्कन। तो ये दोनों एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। ठीक है। इनसे रिलेटेड कोई केस चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फॉल्कन को एक बार गूगल करना, जीआईबी को तो गूगल कर ही लेना, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, जीआईबी कभी भी पूछ सकता है, दोनों को गूगल कर लेना क्या है, कहाँ मिलती हैं, है ना। द राइट टू हेल्थ विच इज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर 21, है ना, जब लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो वहां दिखा होगा लिस्ट, आर्टिकल 21 में क्या क्या है, तो राइट टू हेल्थ भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। इज इंपैक्टेड ड्यू टू फैक्टर्स सच एज एयर पोल्यूशन, शिफ्ट इन वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, कोविड आया है ना, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या, वायरस, बैक्टीरिया, क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, आज अलग अलग तरीके की बीमारियां हो रही हैं, अलग तरीके के वायरसेस आ रहे हैं। ठीक है। एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसके कारण लोग मर रहे हैं, rising temperature, droughts, shortages in food supplies due to crop failure, storms, flooding, इनके कारण जो इम्पैक्ट हो रहा है ना, वो राइट टू हेल्थ में कवर्ड है। इन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ है ना, उसके अंडर ये सारी चीजें कवर्ड है ना, ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं ये भी कवर्ड है राइट टू हेल्थ में, इनका ये कहना था जजमेंट में। The inability of the underserved communities to adapt to climate change or cope with its effect violates the right to life as well as the right to equality। जो underserved लोग हैं या underserved communities हैं, जो मान के चलो कि अभी साइक्लोन आ रहा है ना, अभी साइक्लोन आएगा या साइक्लोन चल रहा है,
चेन्नई में आज की न्यूज है ना, साइक्लोन आने वाला है वहाँ। नॉर्थ ईस्ट मानसून साइक्लोन आ रहा है, कौन मर रहा है वहां पर? जो मछुआरा कम्युनिटी है, जो जो कोस्टल कम्युनिटी है ना। तो उनकी जो उनको जो लाइफ का थ्रेट है या उनके जो हेल्थ पे इम्पैक्ट है, दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। तो अब जब ये 21 के अंडर कवर्ड है, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाके न्याय मांग सकती है कि सर हमको शेल्टर दीजिए, हमको ये सर्विसेज दीजिए, आप हमारे लिए ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाइए, है ना, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, हम ऐसे झोपड़ी में नहीं रहेंगे, है ना। कोई भी जाके डिमांड कर सकता है ना, इफ इट इज प्रोटेक्टेड अंडर फंडामेंटल राइट, है ना। तो सरकार को करना पड़ेगा, अगर सरकार नहीं कर रही है तो इसका ये फायदा हुआ, ठीक है। द कोर्ट हाईलाइटेड दैट आर्टिकल 48A, 48A किस चीज का पार्ट है? डीपीएसपी। 51A जी किसका पार्ट है? फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, दोनों किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, चाहे फंडामेंटल राइट में हो, डीपीएसपी में हो, या फंडामेंटल ड्यूटी में हो, तीनों याद होना चाहिए। मतलब ये तीनों तो याद ही होने चाहिए, सारे आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए, ठीक है। विच प्रमोट्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इम्प्लिसिटली। तो ये दोनों आर्टिकल्स जो है इनमें इम्प्लिसिट है, पहले से अंदर इसमें समझा गया है ना। गारंटीज अ राइट टू बी सेफ गार्डेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो इसमें कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 48 डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें और फंडामेंटल ड्यूटी 51 AG में जो भी है, इसमें पहले से ऐसा माना हुआ है कि ये जो इम्प्लिसिट गारंटी है आपकी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, है ना, क्योंकि ये एनवायरमेंट से डील करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को भी इन्वॉल्व कर लिया है। सो आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, 14, 21, 51 AG और 48A, ये सारे आर्टिकल्स, जस्ट जिसको भी नहीं पता है एक बार वापस से गूगल करके उसका कंटेंट पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर क्या, ये इंडिया 5 पॉइंट प्लेज ऑन पंचामित्र है ना, ये तो ऐसे ही जस्ट पुराना है। इंडिया ने जो अपना सीओपी है, यूएन ट्रिपल एफ सी है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ ना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसमें जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो उन्होंने 5 पॉइंट प्लेज दिया था, है ना, जिसको पंचामित्र टारगेट भी कहते हैं। ये मेंस में यूज किया जा सकता है, प्रीलिम्स में तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें 5 टारगेट क्या थे? अचीविंग अ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी। नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? कोल, पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है ना, जो डिप्लीट हो रहे हैं, पोल्यूशन करते हैं, उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो टारगेट क्या है हमारा? अचीविंग अ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी। जो हमारा एनर्जी है ना, अभी किस पे डिपेंडेंट है? कोल पे, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं कोल पे चल रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, उसको कम करना है धीरे धीरे, है ना। तभी हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन न्यूट्रल, बताया था ना कई बार, कार्बन न्यूट्रल बाय 2070, ये हमारा टारगेट है 2070। धीरे धीरे हमको क्या करना है? फॉसिल फ्यूल से दूर होके क्या आना है? नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर, है ना, जियोथर्मल, विंड, ठीक है, इन सब चीजों पे, न्यूक्लियर, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल, इनकी तरफ कैपेसिटी डेवलप करनी है। और वो अभी का टारगेट कितना है? 500 गीगावाट बाय 2030। सोर्सिंग 50% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी नीड्स। हमारी जो इंडिया की टोटल एनर्जी नीड है पूरे देश की, उसका 50% हम कहां से लेके आए? रिन्यूएबल एनर्जी से बाय 2030, ये टारगेट है। रिड्यूसिंग कंट्रीज टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन बाय 2030। तो जो कंट्री में कार्बन का एमिशन हो रहा है, सबकी अकाउंटिंग होती है ना, कार्बन कितना एमिट हो रहा है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी प्लांट है, उससे कितना कार्बन एमिट हो रहा है, सबकी अकाउंटिंग होती है ना। कंपनीज एमिशन जो भी करती है वो अकाउंटिंग होती है। तो हर कंट्री अपना आईएनडीसी सबमिट करती है ना, टू यूएन ट्रिपल एफ सी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो उसमें हम सबमिट करते हैं कि भाई हमारी कंट्री का इतना कार्बन एमिशन है। तो इसमें एक टारगेट ये भी है, रिड्यूसिंग कंट्रीज टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन। 1 बिलियन टन जो कार्बन प्रोड्यूस करेंगे उसको कम करना है, 1 बिलियन टन बाय 1 बिलियन, 1 बिलियन टन कम करना है 2030 तक। डिक्रीजिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में जितनी इकोनॉमी क्या है, हर चीज एनर्जी से चलती है, तो उसकी जो कार्बन इंटेंसिटी है ना, कार्बन इंटेंसिटी नहीं पता तो गूगल करके देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन इंटेंसिटी, है ना। तो उसकी इंटेंसिटी भी कम करनी है, कितने परसेंट से? 45% बाय 2030, बेस्ड ऑन 2005 का लेवल। तो 2005 को एक बेस लाइन बना लिया है कि 2005 में जो था उसके कंपैरिजन में 45% कम करना है 2030 तक। अचीविंग द नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, ये तो मैंने बता ही दिया, नेट जीरो कई बार एक्सप्लेन भी किया है।
नेट जीरो का मतलब, जो नए लोग हैं या जिन्होंने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, नेट जीरो का मतलब एक बार गूगल करके देख लेंगे। ठीक है, ये हो गई ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आर्टिकल्स याद रखना है, और कहानी तो मैंने एक्सप्लेन करी दी है, ग्रेट इंडियन हम्म। बस्टर्ड, इसको गूगल कर लेना है। ठीक है, सेंटर नोटिफाइज रूल्स फॉर सीएए, है ना, सीएए इम्प्लीमेंटेशन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया रूल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दिसंबर में पास किया गया था। ठीक है, सबने सुना ही होगा थोड़ा बहुत। इसके लिए अब रूल्स नोटिफाई कर दिए थे मार्च 11 को, है ना, कि इसके तहत ये रूल्स होंगे। ठीक है, तो रूल्स का मतलब ये है, सीएए एक एक्ट बना था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। किस एक्ट को अमेंड किया गया था? 1955 के एक्ट को। हमने जो लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा उसमें, जो सिटीजनशिप वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा ना, 1955 में एक्ट पास किया गया था, उसमें सिटीजनशिप के 6 प्रोविजंस है ग्रांटिंग के। ठीक है, तो उसके लिए एक अमेंडमेंट पास किया गया था, वो 2019 दिसंबर में किया गया था। ठीक है, ये पुरानी बात हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी, सिटीजनशिप का मैटर कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी याद रखना है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डील्स विद द मैटर ऑफ सिटीजनशिप। अब ये सिटीजनशिप एक्ट में क्या प्रोविजन था? अकॉर्डिंग टू दिस द पर्संस बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देख लो नाम क्लियरली पता होना चाहिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 एंड whom the central government has exempted under the passport entry act and foreigners act were not to be treated as illegal migrants। तो अभी क्या हो रहा था, जो इलीगल माइग्रेशन की समस्या है ना, जो बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन होता है, या जो पाकिस्तान से लोग, वहां के माइनॉरिटीज जो प्रताड़ित किए जाते हैं, है ना, माइनॉरिटीज पर अटैक होता है, तो वैसे लोग चाहते हैं कि हम इंडिया वापस आ जाएं। लेकिन जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें प्रोविजंस, उसके पहले के प्रोविजंस के हिसाब से उनको इलीगल माइग्रेंट्स, या ये जो फॉरेनर एक्ट है या पासपोर्ट वाले एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग उनको इलीगल माइग्रेंट्स कहा जाता था। ठीक है, तो अभी सरकार ने क्या बोला कि अगर आप इन कम्युनिटीज से बिलोंग करते हो और इन कंट्रीज से अगर आप आ रहे हो, है ना, दिसंबर 2014 के पहले आप आए हो भारत में, है ना, किसी भी रूट से, इलीगल रूट से आ गए, है ना, नेपाल से आ गए, इधर से आ गए, बॉर्डर से, उधर बांग्लादेश के बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट कर दिया, तो आपको इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा, है ना। सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, प्रीज्यूम्स, ये पहले से मानता है, ये एक्ट मानता है कि दैट मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज, है ना, जो ये लोग आए हैं, हु एंटर्ड इंडिया फेस्ड रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। तो कंडीशन क्या है कि आपको रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस किया हो, तो आपको हम इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही भाग के आ रहे हो या किसी और कारण से आ रहे हो, देन यू विल बी ट्रीटेड एज illegal migrant if you are not coming according to the procedure. This act will not apply to areas covered by Constitution's 6th schedule। तो दिक्कत क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, बांग्लादेश का जो इन्फिल्ट्रेट, वहां पर बहुत बड़ा मुद्दा है माइग्रेशन का। असम, स्पेशली असम और जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उनका कहना है कि भैया अगर आप ये इनको इलीगल माइग्रेंट, क्योंकि वहां पर बहुत इन्फिल्ट्रेशन हुआ है ना, बहुत सारे बांग्लादेशी यू कैन सी, बहुत इन्फिल्ट्रेशन हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। तो वहां पर जब इलेक्शंस होने वाले थे, तो वहां के लोगों को कहना था कि भैया आप यहाँ अलाउ तो कर रहे हो इनको आने का, लेकिन आप देखो तो यहाँ पर कितने लोग हैं, वो हमारा कल्चर, वो हमारा पूरा सेटअप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस चक्कर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए, उन्होंने बोला कि ये जो एक्ट है सिटीजनशिप, ये लोग जो आ रहे हैं ना, ये लोग जो आए हैं, है ना, वो 6 शेड्यूल वाले एरियाज में नहीं रह सकते, उस एरिया में ये अप्लाई नहीं होगा। अगर आप वहां शरणार्थी हो तो वहां पर आप नहीं रह सकते। ठीक है, 6 शेड्यूल का एरिया अभी हमने बताया, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना, विच डील्स विद ऑटोनॉमी ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, है ना। एडिशनली द एक्ट विल नॉट अप्लाई टू स्टेट्स दैट हैव इनर लाइन परमिट। तो जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मतलब सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जहां पर भी ये दो चीजें हैं, 6 शेड्यूल एरिया है और इनर लाइन परमिट रेजीम है वहां पर ना, क्योंकि ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स के कारण ही इनर लाइन परमिट रेजीम होती है, वहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। मतलब वहां पर ये जो लोग हैं, ये वहां पर नहीं रह सकते, ऐसा, जो माइग्रेंट्स हैं। द लॉ ऑल्सो कट्स द पीरियड ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, है ना, तो हमने पढ़ा लक्ष्मीकांत में 6 तरीके से होते हैं ना सिटीजनशिप ग्रांटिंग। तो नेचुरलाइजेशन एक तरीका है कि आप इतने साल एक कंट्री में रहे हो, है ना, आपका बिहेवियर डिसेंट है, सब कुछ बढ़िया है, तो आपको सरकार क्या करती है, आप अप्लाई करोगे कि सर मेरे को आपकी कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए। तो पहले क्या टाइम था, 11 साल का टाइम था।
अब उसको घटा के 5 साल कर दिया गया। तो कुल मिला के ये सीएए की कहानी थी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेट याद रखना है ना, सिटीजनशिप एक्ट अच्छे से पढ़ लेना एक बार, क्योंकि रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। तो बेसिक जो फंडामेंटल है, कितनी तरीके से सिटीजनशिप दी जा सकती है ना, वो, और बेसिकली ये जो प्रोविजंस है थोड़े बहुत, ये एक बार दिमाग में रखेंगे। ठीक है। ये चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये पॉलिटिकल था, इसमें कोई जरूरत नहीं है ना, कुछ भी काम का चीज नहीं। ये यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है ना, यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है। एक तो जो लिस्ट होती है अभी, इस साल अभी आएगा नीचे, आगे वाले करंट अफेयर्स में आएगा। इंडिया में मीटिंग हुई है यूनेस्को की, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसमें असम का मोइडम्स को 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। बट उससे पहले जो टेंटेटिव लिस्ट होती है ना, कि जो सरकार होती है अपनी तरफ से लिस्ट में नाम भेजती है कि भाई ये हमारे, ये 50 नाम है ना, इनको भी इंक्लूड करो आप। उसके बाद यूनेस्को की हेरिटेज कमेटी उसको इवेलुएट करती है, दुनिया भर की चीजें होती है, प्रोसेस होता है। तो टेंटेटिव लिस्ट में इन 6 साइट्स को इंक्लूड किया गया था मार्च में, है ना, इंडिया से। इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नाम याद रख लेना। ग्वालियर फोर्ट, ठीक है, दमनार केव्स, भोजेश्वर महादेव टेम्पल। अब इसमें ये है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ भोजेश्वर महादेव टेम्पल जो भोजपुर में है ना, उसको सोमनाथ ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो इसको दिमाग में रहना कि अगर वन लाइनर टाइप का कुछ आ जाए कभी भी, नॉट ओनली दिस एग्जाम, कभी भी सोमनाथ ऑफ ईस्ट इसको कहा जाता है, तो दिस इज लोकेटेड इन भोजपुर, भोजपुर महादेव टेम्पल, इट्स रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। और सोमनाथ कहाँ है, सोमनाथ सबको पता ही है, गुजरात में है। सोमनाथ ऑफ वेस्ट, मतलब वो सोमनाथ कहाँ है, गुजरात में, तो वेस्ट हो गया। और ईस्ट मतलब इंडिया में ही अगर ईस्ट वेस्ट देखो, तो ये मध्य प्रदेश किधर है, ईस्टर्न साइड में, तो सोमनाथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। बाकी रॉक आर्ट साइट ऑफ द चंबा वैली, खूनी भंडारा, भंडारा या बंदर जो भी है ना, गोंड म्यूजियम। नाम याद नहीं रखना, बस ऐसे कैजुअली देख लिया तो कभी भी रिकॉल हो जाएगा। अब जब टोटल हेरिटेज साइट्स हैं, अब जो एक्चुअल में हेरिटेज साइट्स हैं 43 हैं। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है 2023-24 में, कल भी मैंने उस दिन भी दिखाया था, है ना, कि ये पूछा है। और बीपीएससी में भी लास्ट ईयर यूनेस्को से पूछा है। तो यूनेस्को की जितनी साइट्स हैं ना, जितनी साइट्स हैं, एक बार उसका मैप भी देख लेंगे ना, गूगल करोगे मिल जाएगा ना, यूनेस्को लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 2024। और उसको क्या करेंगे, इंडिया का मैप लेंगे और उसमें मैप कर लेंगे। मैप मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। कुछ इस तरीके से मैप कर लेंगे, है ना। ये सारी इमेजेस मिल जाएंगी गूगल पे, जैसे ये रामसार साइट्स है ना, इसी तरीके से यूनेस्को की साइट्स की मैप मिल जाएंगी। नहीं तो कोई इंडिया का मैप अपने पास है ही है, डाउनलोड करना, और उसमें गूगल से अपना देख देख के सारे स्टेट्स को मैप कर लेना। यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया मैप, ठीक है, ये रहा, आ गया ना। 2024 लिख लो, है ना, 2024, 43 है ना, 43 है, बस यहाँ पर ये खोला। चाहो तो खुद से मैप कर लेना, नहीं तो ये इमेज को ही, है ना, ये देखो सब कुछ दिया हुआ है। अपने को लोकेशन भी याद हो जाएगी कौन सा कहाँ पर है, और सबके बारे में एक बार गूगल करके एक बार पढ़ भी लेंगे। बस इसको यहाँ सेव इमेजेस डाउनलोड करेंगे तो ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। या तो उसका स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अपने से मैपिंग करनी हो मैपिंग कर लो, है ना। तो यहाँ पर ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसमें ईयर भी याद रखना कि 2023 में कौन सा था, 2024 में कौन कौन से वो किए हैं, क्योंकि यूपीएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से 2023 में किन किन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है ना। 5-6 ऑप्शन दे दिए थे। तो अपने को एक रफ आइडिया रहना चाहिए कि लास्ट के 4-5 साल के कौन कौन से हैं, ठीक है। एक बार गूगल करके भी पढ़ लेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है उसका। ये रहा होमवर्क। तो यहाँ पर सारे नाम दिए हुए हैं, ठीक है। इटली के पास सबसे ज्यादा, वर्ल्ड के लेवल पे देखे तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सबसे ज्यादा इटली में है 59, फिर चाइना में है, फिर जर्मनी में है, फिर फ्रांस में। इतना ज्यादा डिटेल याद रखने के लिए तो इटली याद रखना, चाइना याद रखना, इंडिया का याद रखेंगे अपन 43, अभी आज की डेट में 43 है। लास्ट असम का मोइडम मिला है, वो भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, 2023 में मिला था। अभी यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा, 2023-24 वाला जो पेपर है उसमें ये मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। टेंटेटिव में कितनी सारी हैं, 57। टेंटेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बिहार के जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको भी एक बार नाम याद रखना, लोकेशन याद रखना, कब मिला था वो भी याद रखना। ये कब मिला था, अभी हमने देखा था नालंदा यूनिवर्सिटी को, रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी 2016, ठीक है। तो बिहार के जितने भी यूनेस्को साइट्स हैं उनका भी नाम और ईयर एक बार देख लेंगे। भारत रत्न ऑलरेडी 5 लोगों को मिला है, सबको पता है,
नाम यहाँ पर हाईलाइटेड है, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें दी गई हैं, है ना। कर्पूरी ठाकुर को तो मैंने कवर कर ही दिया था अच्छे से बिहार वाले पार्ट में। बाकी एल के अडवाणी कौन थे, है ना, उनके बारे में देख लेंगे, यहाँ पर सबके बारे में दिया हुआ है। एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन से लिंक्ड है, ठीक है। डेवलप्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, व्हीट और राइस की वैरायटीज का डेवलपमेंट किया था और प्रमोट किया था इसको विद नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में मैंने उस दिन बताया था, नोबल पीस प्राइज, ठीक है, पीस प्राइज। नॉर्मन बोरलॉग ऐसे याद रखना कि पीस प्राइज मिला है ना। गूगल भी करके देख लेंगे एक बार इनके बारे में, विकिपीडिया पढ़ लेंगे, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट है ना। ये जो अपने एम एस स्वामीनाथन है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी ये सितंबर में ही इनकी डेथ हुई थी लास्ट ईयर। सो पीएस, पीबी, पीवी, है ना, भारत रत्न अब मिला है। तो ऑलमोस्ट सारे पद्मा अवार्ड्स मिल चुके हैं ना, ये याद रख लेना कि स्वामीनाथन को तीनों चीज मिला है प्लस भारत रत्न भी मिल गया। सो कितने बड़े, कितने महान इंसान है, मतलब अभी बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता ये सारे अवार्ड्स। तो इनको देखो कितने सारे, मतलब कितना ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, ऐसे देखो, ऐसे समझो, है ना। ही वॉज द स्वामीनाथन कमीशन, एमएसपी वाली, सबको पता है। चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, स्वामीनाथन कमीशन की बात करते हैं, यही है स्वामीनाथन कमीशन। किस साल बना था ये स्वामीनाथन कमीशन, एक बार गूगल करें, 2006 था शायद, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, है ना, एमपी भी रह चुके हैं राज्यसभा से। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। बाकी हम लोग 10 मिनट बचा है, हो गया 1.5 घंटा तो हो ही गया। थोड़ा सा स्लो था आज, कल थोड़ा और फास्ट करेंगे। यहाँ तक कवर करा दिया है ना, भारत रत्न तक कवर करा दिया है, यहाँ तक कवर कर लेना एक बार। हाँ, ये इनका देख लो, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 91 से लेकर 96, ठीक है। और जो हम एलपीजी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, वो किसके पीरियड में आया था। अगर कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव आ जाए, है ना, चूंकि इनको मिला है नोबेल प्राइज, तो ऐसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि एलपीजी रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, है ना। ऐसा कई बार यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, है ना, वो किस, पहला जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो किस प्राइम मिनिस्टर के समय हुआ था। तो फर्स्ट वाला 1951 में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पूछ सकता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे, है ना, किस प्राइम मिनिस्टर के दौरान हुए थे, तो ये याद रखना। या 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ था विद रिस्पेक्ट टू पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, वो किस प्राइम मिनिस्टर के दौरान हुआ था। तो हमेशा हमको लगता है कि राजीव गांधी ने किया था, ठीक है, नहीं, राजीव गांधी के समय ये बिल आया था सीएबी 89 में। जब पढ़े, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या जो कंपाइलेशन दिया है पॉलिटी वाला, उसमें दिख जाएगा कि जो 1989 में बिल आया था और 92 में पास हुआ था, 93 में पास हुआ था इनफैक्ट, है ना। सो पीवी नरसिम्हा राव के पीरियड में ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना था, ठीक है। और जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, उस समय कौन था प्राइम मिनिस्टर, पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की हमेशा बात होती है, वो क्या थे उस समय, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। जो बजट जो पास किया था, जो रिफॉर्म्स, तो पार्लियामेंट में जो अनाउंसमेंट हुआ था, वो मनमोहन सिंह थे, ठीक है। सो ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर और ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर हाईलाइट की है मैंने, ठीक। अब आज इसको यहाँ तक रहने देते हैं ना, जस्ट ट्राई टू स्टार्ट। ये अगेन देखो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला आ गया, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देन विल स्टार्ट विथ, कंटिन्यू विथ दिस टुमारो। अब सब लोग अपना माइक ऑन कर लो, है ना।